आप लोग एक काम करो ना, एक काफी अच्छा ये है, ये प्रॉपर यूट्यूब पे एक सीरीज पड़ी हुई है। जो जवाहरलाल नेहरू की जो बुक नहीं थी, उसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हिस्ट्री का बहुत पार्ट आपका ऐसे कवर हो जाएगा। क्या? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। सेटल्ड, सॉर्टेड, स्टार्ट कर सकते हैं आगे का। नहीं ठीक है, इट्स फाइन। अब सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट होता क्यों। पहला चीज, जनरल क्या होता है, एक चीज आपने ट्रेंड देखी है, आप साल भर क्या करते हो, प्रीलिम्स की तैयारी करते हो। कितने मार्क्स का है प्रीलिम्स? 200 मार्क्स का है। अगर क्लियर हो गए, विच इज अ वेरी मच ह्यूज अचीवमेंट, अपने आप छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं, जहां पे आप ऑलमोस्ट 90 से 98 99% लोगों को बाहर कर चुके हो। प्रीलिम्स इज फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बाद मेजर स्टार्ट होता है यूपीएससी का। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपने 200 मार्क्स की लड़ाई तो लड़ ली, बट देन मेंस का जो है वो तो 1750 मार्क्स का है, एंड गिवन प्रीलिम्स के लिए आपने क्या दिया नंबर, हाउ मच टाइम यू गिव, समवेयर अराउंड 8 से 9 महीना दिया। आपने 8 to 9 मंथ्स दिया 200 मार्क्स के लिए, एंड आज के डेट में अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आता है और प्रीलिम्स के रिजल्ट एंड मेंस के बीच का जो गैप है ऑलमोस्ट दो महीने, दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन फ्रॉम 22 अगस्त। अकॉर्डिंगली देखा जाए 9 मंथ्स 200 मार्क्स के लिए एंड 2 मंथ्स 1750 मार्क्स के लिए, समवेयर इट इज नॉट जस्टिफाइड। सो पहला चीज तो ये कि आपका जो मेंस का प्रिपरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। दैट शुड बी कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। दूसरा चीज, यही मैंने कहा है, 1750 मार्क्स आर मोर देन 200 मार्क्स। मेंस इज कैरिंग 1750 मार्क्स, और अगर उसमें से ऑप्शनल हटा दे तो 1250 मार्क्स होगा। 1250 मार्क्स इज ऑल्सो मोर देन 200 मार्क्स। तो devoting 8 to 9 months for a prelims preparation and giving 2 months to your mains preparation is completely not justified. इसलिए आंसर राइटिंग तो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कि करना चाहिए। अगर पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि अरे भाई बाद में करते हैं, नहीं, जस्टिफाइड ही नहीं है, कैसे करोगे भाई। सिमिलरली ये कहावत तो सुनिए ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। आंसर राइटिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन डे 1 और जो डे 100 का होगा, जब लगातार लिखोगे, when you are going to write any answer from day 1, जहां से स्टार्ट किया, if you are starting to write answers from today और 100th डे में जब लिखोगे तो क्वालिटी ऑफ आंसर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि तब तक आपको यू हैव स्टार्टेड गेनिंग द एक्सपीरियंस कि हाँ भाई आंसर कौन सा कैसे लिखना चाहिए। अब एक चीज बताओ, जैसे हमने बहुत सारे सेशन में वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स कि जैसे लास्ट सेशन में हमने किया कि कोई क्वेश्चन दिया, उसमें आपने से अजंता केव के बारे में बताया कि फिलॉसफी एंड वो वाली चीज जो मॉन्यूमेंट्स पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऐसे ही हमको कोई भी कंटेंट नहीं डाल देना, आंसर नहीं लिखना है। दैट शुड जस्टिफाई अवर क्वेश्चन ऑल्सो। हम जो कंटेंट में लिखेंगे दैट शुड ऑल्सो जस्टिफाई।
वो जस्टिफिकेशन कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, डे 1 में नहीं आएगा, डे 2 में नहीं आएगा, बट हाँ धीरे धीरे करते हुए डे 10 में थोड़ा बढ़ेगा, डे 20 में और बढ़ेगा, डे 100 में और आएगा, डे 200 में और ज्यादा आएगा। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आंसर राइटिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आंसर राइटिंग करना चाहिए। ये नहीं कि अभी 2 आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, अभी 2 लिख रहे हो, बाद में स्कोर बढ़ाओ, अभी तक अगर 2 लिखा है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इफ ही हैज रिटन दो आंसर, अगर उन्होंने आपने हर दिन लिखा है, तो आपका बेटर एक्सपीरियंस होगा इन कंपैरिजन टू यू, जो इन्होंने अभी तक केवल 2 ही आंसर लिखा है। इसलिए मैंने कहा डे 1 इज नॉट इक्वल टू डे 100। दूसरा चीज क्या है, स्कोरिंग 100%, 100 प्लस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉब। क्या मतलब है 100 प्लस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉब? किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं? इन पेपर्स में इफ यू वांट टू स्कोर 400, जब तक 400 नहीं आएगा, 400 टू 450 के बीच में अगर आपका स्कोर नहीं आएगा, तो आप ये जान लो कि आपका वो कहीं ना कहीं फंसेगा, आपका मीन्स के आगे आप वो रोड ब्लॉक बन जाएगा। सो दैट, उसमें भी सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है, क्योंकि इसमें स्कोर ही नहीं दे रहे। पिछले अगर रैंकर्स का, अगेन खाली पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं, रैंकर्स के एनालिसिस, स्कोर कार्ड देखो क्या 80, 90, 100 दे ही नहीं, जल्दी 100 स्कोर ही नहीं आ रहा है। पेपर 3 इतना टफ है, एंड रीजन क्या है पेपर 3 का टफ होने का? 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल आपके, इकोनॉमी भी हो गया, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एंड लास्टली डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें 40% तो यही कवर कर देता है। इकोलॉजी में भी क्वेश्चंस ऐसे दे रहा है, वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, पोल्यूशन वोल्यूशन पे तो दे रहा है, बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो एनवायरमेंट पूछता है। टॉपिक मैपिंग जो हम अभी तक कर रहे हैं, जितने सेशंस हमने किए हैं, हमने एक चीज देखा ना, हर में टॉपिक मैपिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसपे बार बार यूपीएससी पूछ रहा है, एंड सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है, इसलिए ये बहुत बड़ा इशू बन गया है, मार्क्स ही जल्दी नहीं मिलते। पेपर 1 पेपर 2 में अगर आपने कर दिया, पेपर 4 इज वेरी मच अगेन इंपॉर्टेंट। रीजन क्या हो जाता है कि भाई पेपर 4 जनरली क्या सोचते हैं लोग कि थ्योरेटिकल है, एथिक्स में हमें यही सब तो लिखना है, कंपैशन, इंटेग्रिटी, यही सब लिखना है। बट द थिंग इज दैट कि इट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन के एथिक्स, इंटेग्रिटी के बारे में लिख देना, इंटेग्रिटी होती क्या है, कंपैशन होता क्या है, एम्पैथी होता क्या है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली उसके बारे में डेफिनेशन उतना नहीं पूछता है, देयर व्हाट इज नेसेसरी। सबसे पहला चीज वहां पे पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पेपर 1 से लेकर पेपर 3 में जो आपने कंटेंट अपने लिए गेन किया, अपना नॉलेज जो गेन किया, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन कंटेंट पेपर 4। अब एक बात बताओ, अगर इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी की बात करता है, तो एग्जाम्पल में इट इज नेसेसरी दैट यू गिव एग्जाम्पल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इन इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन इज नॉट अबाउट कि इंटेग्रिटी के बारे में बात करनी, अगर इंटेग्रिटी की बात होगी तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन हो सकेगा, क्रेडिबिलिटी जब उसकी मेंटेन है, पब्लिक ट्रस्ट रहा है उस पर, ऐसे इंस्टीट्यूशन की तो पब्लिक ट्रस्ट जरूरी है भाई, जुडिशरी पे हमारा पब्लिक ट्रस्ट होना जरूरी है। अब एक बात बताओ, हम अगर क्वेश्चन अगर पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू आस्क कि भाई रिमूवल ऑफ जजेस प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस प्रोसेस जो है कॉलेजियम सिस्टम, वो ओपेक है, उसमें रिफॉर्म्स आना चाहिए। उसमें आप कंटेक्स्ट कहीं ना कहीं डालोगे ना, यशवंत वर्मा का केस अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है कि कैश बंड जो उनके घर में हुआ, यशवंत वर्मा के बारे में डालोगे,
बट द थिंग इज दैट कहीं ना कहीं अगर वो चीज नहीं रिजॉल्व होता है तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू क्वेश्चन पब्लिक ट्रस्ट जो अफेक्ट हो सकती है, जुडिशियल इंटीग्रिटी। क्या हो गया? तभी ठीक है, करवाना कर लो, बिल्कुल जुडिशियल इंटीग्रिटी वाली बात आ जाएगी, है ना। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो आपका पेपर 4 है या ऐसे हो गया, इसका कंटेंट इधर उधर से नहीं, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको लगाना है कि जो आपने पेपर 1 से पेपर 3 तक पढ़ा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब अगर एक बात बताओ, एंड यूपीएससी ने किया भी है, उसने एप्लीकेबिलिटी पे पूछता है। एक बात बताओ, गवर्नेंस हम पढ़ेंगे, गवर्नेंस हम ये पढ़ते हैं ना कि सिविल सर्वेंट्स के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज पढ़ते हैं। और यूपीएससी क्वेश्चन क्या देने वाला है पेपर 4 के लिए कि पब्लिक सर्वेंट के लिए व्हाट आर द मेजर ट्रेड्स। सो इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि पेपर 4 आपका इज द एप्लीकेशन ऑफ योर पेपर 1 टू पेपर 3। सिमिलरली अगर किसी आईएएस ऑफिसर ने कुछ अच्छा काम किया, आप उसको एज अ गुड प्रैक्टिस में डाल सकते हो ना पेपर 4 में, सिविल सर्वेंट के उसमें डाल सकते हो। सिमिलरली अगर इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी की बात करें, एम्पैथी की बात करें, अगर अकबर का एग्जांपल दे कि अकबर एबॉलिश द जिजिया टैक्स, इज इट नॉट एन एग्जांपल ऑफ एम्पैथी? एम्पैथी हुआ ना कि भाई अपने प्रजा के बारे में आपने कुछ ना कुछ करुणा रखी कि हाँ भाई इनके बारे में मुझे सोचना चाहिए। डेमोक्रेसी कैसे चलती है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आपने वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं किया तो अगली बार क्या होगा, अब हटा दी जाओगे। 5 साल में जब इलेक्शन होंगे, जब पीरियडिकली इलेक्शन होंगे तो अपने आप हटा दी जाओगे। तो हिस्ट्री का भी एग्जाम्पल लाया जा सकता है पेपर 4 में। दूसरा चीज, आप इतने थ्योरेटिकल जो पढ़ते हो, इतने जैसे एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेटिस हो गए, गांधी हो गए, इनके जो आइडियाज है, गांधी एज अ नॉन वायलेंस एज आइडिया भी क्या है, नॉन जैनिज्म जैसे अगर हो गया। हमने क्वेश्चन किया था ना प्रीलिम्स में कि जो आपके पत्थर है, स्टोन्स है, उनमें भी सोल्स है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ जैनिज्म। मतलब जो जैन डॉक्ट्रिन है वो भी तो एम्पैथी और कंपैशन दिखा रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रूल्स ओनली, कहीं कहीं पे अपना माइंड और अपना एप्टीट्यूड उस वे में अप्लाई करके अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो आपका आंसर राइटिंग है, जो आप पेपर 1 टू पेपर 3 करते हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन पेपर 4 एंड essay. So that is also necessary and quintessential कि आंसर राइटिंग क्यों करना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, acumen for one subject is not same for other subjects। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर मान लो यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे पूछा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, कि यूपीएससी ने पूछा, इकोनॉमी में यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है हर साल कि जैसे नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर क्या हुआ या टैक्स एक्सपेंडिचर, जो भी चीजें है यूपीएससी को एक क्वेश्चन उठाता है, आउटकम बजटिंग क्या हुआ, जीरो बजटिंग क्या होती है। अगर इस पे भी पूछा, वहां पे क्या करना है, आपको बेसिक वो उसका डेफिनेशन देके उसके बारे में, ट्रेंड के बारे में बताना है। जैसे 2024 में उसने पूछा कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने सब्सिडीज पे कैसे काम किया। सब्सिडी किस चीज का पार्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो वहां पे क्या करना है, इकोनॉमी का अगर आप पेपर आएगा तो वहां पे इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस देना पड़ेगा। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है ना, वर्ल्ड बैंक ने अगर कुछ बोला वो आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई स्कीम के बारे में बताना पड़ेगा। अब अकबर के टाइम में तो कोई स्कीम नहीं था ना, मुगल्स के टाइम में, चोलास के टाइम में कोई स्कीम नहीं था। हिस्ट्री में वो का कंटेंट कैसे होगा, उसका चेंज हो जाएगा, उसमें डायमेंशन दूसरे तरीके से डालेंगे। ज्योग्राफी में जब क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं वी हैव टू ट्राई कि हम मैप डाल सकें या डायग्राम डाल सकें, क्योंकि लैंडफॉर्म्स अगर पूछ रहा है तो हमें डायग्राम में लैंडफॉर्म्स के बारे में डालना पड़ेगा। एक्यूमेंट मतलब क्या हुआ, जो आप तरीका एक सब्जेक्ट के लिए लागू करोगे वो जरूरी नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट में लागू हो सके। बिल्कुल। सिमिलरली कंटेंट एक्यूमुलेशन इज इंपॉर्टेंट बट कंटेंट क्यूरेशन इज मोर। अब आप क्या करते हो, जनरली एक ट्रेंड है, एक पाया गया है कि आंसर राइटिंग के लिए आप लोग क्या वेट करते हो, नहीं मैं और याद कर लेता हूं, उस टॉपिक को थोड़ा और पढ़ लेता हूं, फिर मैं इसके आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। कभी कभार इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कंटेंट एक्यूमुलेशन, जो आप याद करने की या कहीं से बटोरने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग जगह से,
इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो बटोरा जा चुका है ऑलरेडी, उस चीज से हम अपने आंसर्स को कैसे लिख पाए, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। विदाउट दैट ये आप मान के चलो कि आंसर राइटिंग आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो ये क्रूशियल एलिमेंट्स हैं जिसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ आंसर राइटिंग क्यों करना है, और कब कब भले आज से स्टार्ट ना करो बट कल से जरूर करो कि भाई आज मैं थोड़ा सा कुछ आई नीड टू गैदर सम मोर थिंग्स देन आई विल गोइंग टू स्टार्ट। नहीं, यू नीड टू स्टार्ट एट एनी कॉस्ट, बट करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन डे वन अगर आप आज अगर आपने डे वन नहीं किया तो आप डे 100 तक पहुंच ही नहीं सकते हो। आप बार बार डे वन को क्या करोगे, शिफ्ट करते जाओगे। ठीक है, आ रहा है समझ में क्यों आंसर राइटिंग करना है? अभी जो अभी तक 2 आंसर्स लिख लिया है कि अब कितने जरूरी है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ लिखना। लिखो ना, 1 मार्क्स आएगा पहले दिन, अगले दिन 2.5 आएगा, बट वो धीरे धीरे 4 से बढ़, हमें तो 50% या 50% ज्यादा मार्क्स लाना है ना। बिल्कुल। दूसरा चीज, एक और बात बता दो, जो आपको टाइमलाइन रहता है ना 3 घंटे का, आई कैन टेल माई एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज जनरली आप जिन्होंने मेंस लिखा है ना वो अपना एक्सपीरियंस यही बताएंगे। अगर आप उन 3 घंटे में आंसर राइटिंग क्या करता है, आपके ब्रेन को उस हिसाब से प्रैक्टिस करवा देता है कि आप लिखना स्टार्ट कर देते हो। देखो, हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं पता होगा, लेकिन आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको वो स्टार्ट से क्या होता है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू कि भाई आगे के मुझे क्या क्या लिखते जाना है। थोड़ा थोड़ा सोचते वो थिंकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करा देता है। आंसर राइटिंग इज दैट मच इंपॉर्टेंट। वो प्रैक्टिस आपने जो माइंड में किया है ना, आपके माइंड ने जो प्रैक्टिस किया है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो जब आप 3 घंटे में लिखना स्टार्ट हो, अगर आप वहां पे सोचने लगे, इफ यू आर गोइंग टू गिव टाइम टू योर थिंकिंग प्रोसेस, आप 20 के 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और जहां 20 के 20 क्वेश्चन जहां छूटा वहां आपका आप इट इज ये श्योर शॉट है कि कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो आंसर राइटिंग इज अगेन दैट इज वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका थिंकिंग प्रोसेस तुरंत स्टार्ट कराता है वो। एग्जैक्टली तो अगेन वही चीज, आंसर राइटिंग इसलिए भी तो इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जैसा अगर आप बॉडी लिख पा रहे हो, आपको बॉडी के बारे में पता है लेकिन इंट्रोडक्शन कैसे डालना है नहीं पता है, या कंक्लूड कैसे करना है, आपको कंक्लूजन में प्रॉब्लम है, आपको इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम, किसी को बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, एंड बॉडी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फंस सकता है वो क्वेश्चन। बट वो जब तक वो प्रैक्टिसिंग नहीं स्टार्ट होगा, एक पहला लाइन दूसरा लाइन लिखना नहीं स्टार्ट करोगे तो अपने आप तब तक आपके आइडिया दिमाग में नहीं बन पाएगा कि हाँ वेयर आई नीड टू, हाउ आई नीड टू क्यूरेट द एंटायर आंसर। ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट अभी जैसे मैंने कहा, एक्यूमेंट फॉर वन सब्जेक्ट इज नॉट सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अगर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को देखा जाए, व्हाट वन कैन सी, जनरली क्या पूछते हैं वो लोग, कॉन्ट्रीब्यूशंस किसी डायनेस्टी का पूछ रहे हैं, उसमें भी मेजरली चोलास बहुत 3-4 बार पूछ चुका है 2013 से 2014 के बीच में। रुपेश थोड़ा पानी दे। सिमिलरली अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पूछेंगे तो कहीं ना कहीं या तो किसी वाइसरॉयज के बारे में पूछा है, हाँ जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा है, एग्जैक्टली लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है, ट्रैवल अकाउंट्स के बारे में पूछा है, भक्ति इज ऑल्सो देयर, भक्ति में जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग से एक और चीज क्या होती है, जब आप पुराने पीवाईक्यूज को देखना स्टार्ट करते हैं, व्हाट इट हेल्प्स, सबसे पहले टॉपिक मैपिंग, नाउ इफ वी सी
कभी कभार कोई चीज यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चंस के बेसिस, मतलब न्यूज में कुछ रहा होगा तो उस बेसिस में भी पूछ लेता है। अब जैसे मे भी हो सकता है इस साल अगर वर्ल्ड हिस्ट्री है, 80 इयर्स कंप्लीट हो रहा है आपका किस चीज का, यूएनओ का। 80 इयर्स आपके ब्राइटन वुड सिस्टम्स जब इनिशिएट हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ऑलरेडी पिछले साल ही पूछ चुका है। अगर पूछना चाहे बहुत सारे चीजों के 200 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं या 300 इयर्स हो रहे हैं, 500 इयर्स हो रहे हैं, जैसे हमने बात किया था लास्ट सेशन में कि नेक्स्ट ईयर 2026 इज 500th एनिवर्सरी ऑफ मुगल एम्पायर का हो रहा है। इस साल क्या है 1000 ईयर ऑफ आपका ये जो राजेंद्र चोला का जो अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे गंगाईकोंड चोलपुरम में। देन अगले साल क्या मैंने बोला था, सन टेम्पल्स का मार्तन बोल रहा हूँ, जो मोधेरा जो सन टेम्पल है उसके 1000 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो टॉपिक मैपिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टॉपिक मैपिंग से ये पता चलता है कि हाँ कौन कौन से टॉपिक पूछा है, करंट में भी अगर कुछ है उससे रिलेटेड यूपीएससी कहा जा सकता है। जैसे 200 साल अभी आपका उसका हुआ दयानंद सरस्वती का, सोशल रिलीजियस मूवमेंट आ सकता है। एंड सोशल रिलीजियस मूवमेंट में ऑलरेडी राजा राम मोहन रॉय पे पूछा है यूपीएससी ने। सोशल रिलीजियस मूवमेंट में कैसे बंगाल रेनेसां ने नेशनलिज्म को वो किया, इन्वोक किया, उस चीज के बारे में पूछा है। तो टॉपिक मैपिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और उन टॉपिक मैपिंग जब आप करोगे ना तो उससे एक चीज और पता चलता है। आप क्या करोगे देन, व्हाट यू कैन डू, आप कुछ कुछ के बेसिक कंटेंट अपने पास रेडी रख सकते हो ना, कि भाई नेक्स्ट टाइम इफ एनी मेंस बेस्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, वो जो बेसिक कंटेंट आपके ऊपर अंदर प्रैक्टिस रहेगा तो आप उस चीज को कवर कर पाओगे, है कि नहीं। अब जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ चोलास पूछ के रखा है, यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा पिछले 13 साल में चोलास का। टेम्पल आर्किटेक्चर भी जैसे 2022 में पूछा था कि हाउ डज टेम्पल्स इन मेडिवल इंडिया इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। तो ये ऐसी चीजें हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है एक एक चीज को, दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड एनी हाउ। तो टॉपिक मैपिंग से क्या होता है, आंसर राइटिंग में भी जब आप करने जाओगे तो टॉपिक मैपिंग से क्या होगा, जब आपको टॉपिक्स कुछ चीज पता है, यू कैन एटलीस्ट कीप योर सम ऑफ द बेसिक कंटेंट रेडी ना। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में ये तो कर ही सकते हो, कुछ जो न्यूज में है उनसे रिलेटेड कुछ इन्फो अपने पास रखो। जैसे अगर 200 ईयर जैसे आपका उसका कंप्लीट हो रहा है, बोलीविया का इंडिपेंडेंस, यानी कि लैटिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस। लैटिन अमेरिका तो वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे उसमें प्रोस्पेक्ट में आ सकता है। अफ्रीका क्योंकि पूछ ही चुका है, अफ्रीका का जो डीकोलोनाइजेशन हुआ है उसमें यूपीएससी ने पूछा कि इट वाज थोड़ा एलिटिस्ट था, यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है। सिमिलरली मलय पेनिनसुला पूछा है यूपीएससी ने, अगर उसी बेसिस पे जगह है कॉन्ट्रीब्यूशंस का। चोलास तो 3-4 बार पूछा है। कौन कौन से न्यू एडिशंस हुए हैं, जैसे लास्ट ईयर पल्लवास के बारे में पूछा था, पल्लवास और कांची। एक बार पालास के बारे में पूछा है, कभी गुप्ताज लेकर आ गए। मे भी हो सकता है किसी दिन विजयनगर आ जाए, विजयनगर भी आ सकता है। अब जैसे आपने चोलास की बात की कि इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, पहला चीज तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली उतना नहीं पूछने वाला। कॉन्ट्रीब्यूशन और चोला है जो भी पूछेगा वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस बेसिस में पूछेगा। तो चोलास का अगर इफ दे आर गोइंग टू से, अगेन मैंने क्या बोला, कुछ का बेसिक कंटेंट, इसीलिए मैंने क्या बोला बेसिक कंटेंट आपका रेडी होना चाहिए। इंट्रो पहले सोच लो चोलास के बारे में क्या क्या जा सकता है ना। चोलास के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया, इंट्रोडक्शन डालोगे चोलास कब से कब तक रूल किए हैं। इनफैक्ट चोलास का तो आइडिया संगम डायनेस्टी से चल रहा है ना, तो संगम डायनेस्टी का थोड़ा रेफरेंस डाल के इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज और कंक्लूजन में क्या कर सकते हो, जो आप जनरल एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ते हो उसमें कुछ ऑथर्स के नाम दिए रहते हैं, जैसे सतीश चंद्र राय ने आपका सुना होगा, मुजुमदार होगा, आरसी मुजुमदार होगा, सारे डिफरेंट डिफरेंट जो आपने बुक्स पढ़े। अगर मुझे लिखना हो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा अपना बुक का रेफरेंस कुछ देना चाहूंगा। जैसे
इससे एंड करने का सोच सकता हूं मैं, अनिरुद्ध अनिसेट्टी का। इनकी एक बुक है बहुत फेमस, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन। दूसरा अगर मैं चाहूं तो विक्रम संपत की एक बुक है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उन्होंने लिया है विक्रम संपत ने। जैसे आपका ललित आदित्य मुक्त पीड़ होगा जो कराकोटा डायनेस्टी के थे, चांद बीबी का जो डेक्कन सल्तनत में थी, सिमिलरली राजा राज चौला, इनको लेकर उन्होंने किया है। तो अगेन मैंने क्या बोला, बेसिक कंटेंट कुछ का यू कैन इजीली रेडी फॉर सम ऑफ द थिंग, क्योंकि आपको टॉपिक मैपिंग आपको पता चल गया, तो आपको पता है ना कि ये कुछ बेसिक क्वेश्चन तो कभी ना कभी पूछ सकता है। और अगर वो पहले से पता होगा, टॉपिक मैपिंग आपने बेसिक कंटेंट रेडी होगा, सो व्हाट बेसिक कंटेंट इज गोइंग टू हेल्प कि आपको कुछ कुछ के आंसर्स हो तुरंत तुरंत अब लिखना स्टार्ट कर दो, तुरंत तुरंत आप क्या कर सकते हो, उससे सेव टाइम करोगे फॉर राइटिंग अदर क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई बेसिक कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। तो चोला, ये जो टॉपिक मैपिंग होता है, इससे बेसिक कंटेंट जो मिलेगा, इससे आप कुछ इंट्रोडक्शन का कवर कर रख सकते हो, कंक्लूजन रख सकते हो, बॉडी उस बेसिस पे चेंज होगा जो क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब अगर मैं ये कहूं कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ चोलास इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इज इट रेलिवेंट टू ऐड दिस पार्ट कि भाई चोला का मैरीटाइम ट्रेड था, रेलिवेंट है। चोला का क्या ये रेलिवेंट होगा कि चोला का मैरीटाइम ट्रेड था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में चोला के मैरीटाइम ट्रेड से कोई रेलिवेंस बिल्कुल ही नहीं है। अगेन कंटेंट, बेसिक कंटेंट बहुत चीज होंगी, लेकिन उसमें से क्या क्या फिल्टर करना है वो मैंने क्यों बोला कि बॉडी चेंज हो सकती है। तो मैरीटाइम ट्रेड के बारे में जरूरी हो कि नहीं लिखे, हाँ अगर इफ वी आर गोइंग टू थिंक कि हाँ भाई आई नो कि दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी, मैं उसको कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में डाल सकता हूं, इंट्रो में डाल देता हूं। अगर चोलास के बारे में लिखना है मुझे तो मैं इंट्रोडक्शन में डाल दूंगा कि हाँ भाई चोलास वर आल्सो नोन एज इंपीरियल चोलास बिकॉज उनके मैरीटाइम ट्रेड्स है साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना इन अलग अलग कंट्रीज में, दैट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। तो बेसिक कंटेंट इज नॉट ओनली अबाउट की बॉडी के लिए, जो रेलिवेंट नहीं होगा अगर मुझे दिखेगा, इफ आई गेट अ चांस आई कैन यूज इट एनीवेयर एल्स आल्सो, कंक्लूजन में डाल दिया या मैं इंट्रोडक्शन में डाल सकता हूं, ठीक है। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर में कैसे लिखना चाहिए, कोई बुक का भी रेफरेंस देके खत्म कर दिया। सेकेंडली ये देखो, अगर ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में यू आर गोइंग टू एक चीज देखो, 2018 में जैसे क्वेश्चन पूछा है, आइडियल सोल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइनिंग ब्लू रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। वाटर बेस्ड दो क्वेश्चंस, 14-15 डायरेक्ट है, बड़े पिसिकल्चर पे चला गया, बाकी चीजें पे चला गया, लेकिन वाटर उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं रह रहा है। अब ये 2017 में देखो, present an account of the Indus Water Treaty and examines its ecological, economic and political implication. Again water based question. Enumerate the problems and prospects of inland water transport in India. 20th question, in what way micro watershed development projects help in water conservation. ज्योग्राफी में कभी कभार ये भी होता है कि कोई एक टॉपिक को पकड़ा हुआ उन्होंने क्वेश्चन के क्वेश्चन बना दिया, ऐसा भी हुआ है 2017 और इस टाइम तक। अब ये ऊपर देखो, मेजर सिटीज आर, ये उसी का ही है 2017 का क्वेश्चन नंबर 17, मेजर सिटीज आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशन। वाटर बेस्ड क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक में, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी डाल दिया, आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में डाल दिया, आपका एग्रीकल्चर में डाल दिया, अलग अलग डायमेंशन में डाल के सेम क्वेश्चन बना रहे हैं। सिमिलरली ओशन करंट, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। दे आर गोइंग टू आस्क कि हाँ भाई क्या क्या क्वेश्चंस है, कौन सा टॉपिक है, ओशन करंट उन्होंने रिपीट किया है। यूपीएससी हैज डन दिस पार्ट कि भाई ओशन करंट के ऊपर क्वेश्चंस रिपीट किए हैं। तो ज्योग्राफी में भी अगर टॉपिक मैपिंग करना पड़े तो क्या होगा, ओशनोग्राफी वो पूछ के रहेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी या फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा रहता है।
क्वेश्चंस ऑन क्लाइमेटोलॉजी भी बहुत आते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर का पूछ लिया था पिछले साल, ट्विस्टर पूछा है ना। ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पे ट्विस्टर के बारे में पूछा है कि ट्विस्टर क्या होता है, ये नॉर्दर्न अमेरिका और उस पोजीशन में क्या इनका इन्फ्लुएंस रहता है क्लाइमेटिक कंडीशंस में। इंडियन ज्योग्राफी भी पूछते हैं ये लोग कभी कभार। हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इससे स्टार्ट कर सकते हो अगर इसका फ्लड्स के बारे में लिखना हो। एक ये बुक है, द ब्लाइंड स्पॉट करके एक बुक है देवाशीष धर की। यूपीएससी ये भी करता है ज्योग्राफी में। आपने एक चीज देखा, न्यूज में जो चीजें रहती है रीजन्स काफी ज्यादा, जैसे साउथ चाइना से एक बार पूछा है, एक बार उन्होंने क्या पूछा है आपका आर्कटिक रीजन में इंडिया का इंटरेस्ट क्यों, व्हाई इंडिया हैज कीन इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन। अब आर्कटिक में तो बहुत सारे डायमेंशन जा सकते हैं कि वहां की स्पीशीज स्टडी करनी है, वहां का पोलर स्टडी, वहां पे मिनरल्स जो मिल सकते हैं नीचे भाई, क्योंकि आज के डेट में देखा जाएगा ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, तो ग्लेशियल रिट्रीट का तो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन मैंने लगा है। रीजन ये है कि भाई रशिया जैसे अभी आर्कटिक में क्या कर रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है। सो अगेन ज्योग्राफी में ऐसा चीज जहां पे पॉलिटिकल भी आएगा, जियोपॉलिटिकल भी आएगा, इकोनॉमिक भी आएगा, बहुत सारे डायमेंशन जा सकते हैं, बट यू नीड टू थिंक कि हाँ भाई आपका वो अगेन टॉपिक मैपिंग जब आप करोगे तो अगेन बेसिक कंटेंट जो आप निकालोगे तो वो आपके पास रेडी रहना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री इज नॉट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में चीजें बदल जाती है। अब जैसे ज्योग्राफी में एक साल पूछ लिया उन्होंने कि भाई रबर प्लांटेशन इंडिया में मतलब वर्ल्ड में कहां कहां होता है एंड उनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देन एट दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू, रबर प्लांटेशन जनरली कहां पे होता है, इक्वेटोरियल रीजन में होता है, तो एटलीस्ट आपको वो रीजन दिखाने पड़ेंगे जहां पे आपका रबर प्लांटेशन और ये सब होता है। ज्योग्राफी में मैप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में तो उतना मैप नहीं दिखा सकते ना, बट ज्योग्राफी में तो दिखाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। डेक्कन ट्रैप्स अगर जैसे पूछ लिया यूपीएससी ने एक साल कि भाई डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स का फिर मैप बताना पड़ेगा इंडिया में कि हाँ भाई दिस इज डेक्कन ट्रैप और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इतने सारे रिवर बेसिन है, इतने मिनरल्स मिलते हैं, कॉटन जैसे आपका अगेन कॉटन है तो कॉटन का ऐसा कल्टीवेशन कितना वो है, फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, तो मैप बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जैसे एक साल पूछा फिजॉर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे अगर कभी पूछ ले मोरेन कैसे फॉर्म होता है, तो देन यू नीड टू शोकेस दैट पर्टिकुलर लैंडफॉर्म से पूछा है ना यूपीएससी ने, लैंडफॉर्म इज आल्सो वन ऑफ द मेजर टॉपिक। तो टॉपिक मैपिंग से आपको ज्योग्राफी की टॉपिक मैपिंग से क्या पता चलेगा कि हाँ मुझे किस चीज का मैप पता होना चाहिए, किस चीज का डायग्राम मुझे पता होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब एक बार सोचो, लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा एजिंग सोसाइटी, कौन से कंट्रीज, और उसके जस्ट बाद मेंस में क्या पूछते वो डेमोग्राफिक विंटर के बारे में, विंटर अगेन उसमें भी सही सेम एजिंग सोसाइटी और इस चीज में लिखना है, बट वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, सोसाइटी का भी पार्ट हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी भी हुआ। तो दैट टॉपिक मैपिंग इज व्हाट यू गोइंग टू हेल्प। उससे क्या हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ के बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए। अब जैसे यूपीएससी ने एक साल पूछा, देयर वाज वन क्वेश्चन की डिस्पाइट दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता बीइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, पोल्यूशन जो है वो, और पोल्यूशन हर जगह होता है, तीनों ऑल थ्री सिटीज हैव एयर पोल्यूशन, बट क्लीनलीनेस के बेसिस में देखा जाए दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड इन कंपैरिजन टू मुंबई एंड कोलकाता। सबसे मेजर वो था कि भाई पहले मैप दिखाओ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता दिखाओ। तो व्हेन यू आर गोइंग टू शो देम, यू आर गोइंग टू आल्सो गोइंग टू शोकेस दैट कि भाई एयर पोल्यूशन, लैंड ब्रीज जो होता है, भाई रात में तो लैंड ब्रीज होता है, तो जो पॉल्यूटेड एयर वो क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा, सी में चला जाएगा। पहली चीज तो लैंड ब्रीज होता है ना, लैंड ब्रिज क्या करेगा, वो पॉल्यूशन को बाहर लेके चला जाएगा। तो मुंबई में भी बाहर चला गया, कोलकाता, दोनों क्या है
सी के पास है, एक अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में। दिल्ली के केस में क्या है, यमुना रिवर है, बट यमुना रिवर इज नॉट दैट मच कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे अगर आपको वाटर, अच्छा खासा वाटर बॉडी चाहिए ताकि आपके क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस हो सके, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन ना कि सी से मॉनसून आता है। रिवर से मॉनसून होते हैं क्या, बिकॉज वो तो स्मॉलर लीनियर स्ट्रीम लाइन्स है। एक हो गया आपका रिवर, और अगर इतना बड़ा वाटर बॉडी तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इन कंपैरिजन टू अ रिवर। हाँ, अब अगर ये सोचो, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं इसको। अब इसी बेसिस में देखा जाए, अगर यूपीएससी को क्वेश्चन चेंज करना पड़े, व्हाट दे आर गोइंग टू डू। टॉपिक मैपिंग से क्या होता है पता है, टॉपिक मैपिंग इज नॉट जस्ट कि आपका बेसिक कंटेंट रेडी कर सकते हो, दूसरा पार्ट ये होता है कि आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो करंट के बेसिस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर मान लो एक बार यूपीएससी ने ये सवाल पूछा, अभी इस साल मान लो अगर उसने ये पूछ लिया कि भाई पहले मुंबई दिल्ली कोलकाता में ये होता था कि एयर पोल्यूशन वाला इशू, कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज्यादा होता था, मुंबई कोलकाता में फिर भी कम हो जाता था, बट आज के डेट में मुंबई में भी एयर पोल्यूशन ज्यादा है, देन व्हाट इज द रीजन। अब पहले तो क्वेश्चन दूसरा था 2015 में, 16 में, 2025 में अगर वो क्वेश्चन चेंज होगा तो फिर तो हमें दूसरे डायमेंशन लाने पड़ेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ ना कि लैंड ब्रिज उतना अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स आप अब इस केस में क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आ जाएगा, जो अभी आपने बात की ना कि ये जो फ्लड कंडीशन है चीज। डिले ऑफ मॉनसून इज नॉट गोइंग टू बी रीजन, नहीं। लैंड ब्रिज तो डेली प्रोसेस है ना, हर रात को हो रहा है, बट इतना आप अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करोगे, इतना आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पे आप वो भूल जाओगे कि हाँ कितना डस्ट और कंस्ट्रक्शन डस्ट यू आर गोइंग टू क्रिएट, तो आपका एयर पॉल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो रीजन नाउ इट्स गोइंग टू चेंज, बट क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना। सिमिलरली यूपीएससी ने जैसे पूछा एक साल कि सरकम स्पेसिफिक जोन क्या होता है, सरकम स्पेसिफिक जोन के बारे में उसने बोला है कि बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जनरली क्या करेंगे लोग कि भाई वो ये जापान है, इफ दिस इज जापान, यहां पे कुछ ऑस्ट्रेलिया बना दिया और इधर नॉर्थ अमेरिका दिखा दिया, ये पूरे पार्ट को उन्होंने बता दिया कि दिस इज रिंग ऑफ फायर। बट रिंग ऑफ फायर में यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क कि भाई सरकम स्पेसिफिक में, दे आर नॉट आस्किंग द ओनली वन थिंग है भाई वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, दे आर आल्सो आस्किंग कि भाई दिस इज आल्सो समवेयर लोकेटेड इन फॉल्ट जंक्शंस हैं, इसलिए यहां पे अर्थक्वेक भी ज्यादा आता है, अर्थक्वेक भी ज्यादा आता है। एंड अगर अर्थक्वेक भी ज्यादा है, वोल्केनिक इरप्शंस भी ज्यादा है, दैट मींस क्या होगा, लैंडफॉर्म्स भी बनेंगे। इस एरिया में क्या होगा, आपके लैंडफॉर्म्स जो सी अंदर ओशन के जो लैंडफॉर्म्स है वो भी टाइम टू टाइम बनता रहेगा। सी फोर स्प्लिटिंग थ्योरी यही कहता है ना, सी माउंट बनेंगे, गॉर्जेस बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो बनते हैं, एटॉल बन गया। थर्डली और चीज क्या जाता है, अगर लैंडफॉर्म्स बनेंगे, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या लाएगा, मिनरल्स लेकर आएगा। दैट इज व्हाई दिस रीजन इज आल्सो रिच इन वेरी मच मिनरल्स, मिनरल्स मिलेंगे, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलेंगे। तो यूपीएससी आल्सो नोस कि मैं एक डायमेंशन नहीं पूछूंगा ज्योग्राफी में, मैं उसको एक होलिस्टिक क्वेश्चन बनाऊंगा, ओपन एंडेड थोड़ा क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। बट यस, अगर इफ आई एम गोइंग टू आस्क सर्कम स्पेसिफिक जोन, आई नीड टू मेक अ डायग्राम या मैप। तो ज्योग्राफी में ये चीज आप ध्यान में समझ लो कि हिस्ट्री में अगर आपको बनाने की जरूरत नहीं। अगेन इसलिए मैंने कहा एक्यूमेन फॉर वन सब्जेक्ट इज नॉट एक्यूमेन फॉर अनदर सब्जेक्ट, दिस इज द रीजन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बेसिक कंटेंट रेडी रखना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कुछ कुछ टेस्ट। ब्लू रिवॉल्यूशन, हाँ एग्जैक्टली। अब अगर पिसी कल्चर की बात हो रही है तो आप ये डाल सकते हो ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, स्कीम्स के बारे में डाल सकते हो, एक्वाकल्चर के बारे में डाल सकते हो। इंडिया की फिशिंग जो इंडस्ट्री है, जो श्रिम्प फिल्म्स हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज आल्सो ह्यूज वैल्यू। 6 से 7% ऑफ इंडिया की जीडीपी वो करती है, कंट्रीब्यूट करती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। इनफैक्ट ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात कर सकते हो, जो इंडिया, नॉर्वे, इंडिया अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन कर रहा है।
अच्छा, अब अगर एग्जामिन की बात कर रहे हैं तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जामिन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, अगर सबसे बड़ा मेजर इशू क्या है इंडिया में, अगर शिम्पिंग और इससे रिलेटेड, मैंने क्या बोला, बेसिक कंटेंट कुछ कुछ तो रेडी होना चाहिए। कोल्ड वैल्यू चेन स्टोरेज एक बहुत बड़ा इशू है हमारे एग्री पूरे ओवरऑल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का सबसे बड़ा मेजर इशू है कि कोल्ड वैल्यू स्टोरेज वाली, क्योंकि ये जो क्या है, ये नॉन मीट है, मीट और इस टाइप के बेस पे नॉन वेज प्रोडक्ट्स है। नॉन वेज प्रोडक्ट्स में तो भाई आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये तो और जल्दी खराब हो सकता है विद टाइम। और अगर आप शिपिंग करोगे और अगर आपके पास कोल्ड वैल्यू चेन स्टोरेज नहीं होगा तो और फर्क फंसेगा। शिपिंग का जल्दी फास्ट ट्रेड अगर रीड करना तो भाई हमारे पॉलिसी मेकिंग को उतना जल्दी स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये बेसिक कंटेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ कुछ के बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी रखना। सिमिलरली अगर इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में क्या पूछते हैं जनरली, वुमेन और वुमेन से रिलेटेड इशू पूछा ही पूछा है, कास्टिज्म पूछेंगे ही पूछेंगे, रीजनलिज्म पूछेंगे, कम्युनलिज्म उनको पूछना है, ग्लोबलाइजेशन उनको पूछना है। हाँ, मार्जिनल ग्रुप्स में जो आएगा, जैसे हाँ अर्बनाइजेशन में पूछता है कभी कभार, जैसे एक बार पूछ लिया उसने कि वर्क फ्रॉम होम का क्या इन्फ्लुएंस है, कभी उसने पूछ लिया कि इंटर कास्ट मैरिज जो कास्ट में होते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस मैरिजेस और बाकी इंस्टीट्यूशंस में क्या पड़ा है। वुमेन का पूछ सकता है कि भाई ग्लास सीलिंग और ये जो आपका वर्क कल्चर में जो कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता फर्क पड़ता है, भाई पॉश वॉश जैसे इश्यूज जो आए हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन ना ऑफ दिस। रीजनलिज्म पूछेंगे, अगर रीजनलिज्म पूछेंगे तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी डिस्पैरिटी इस चीज के बारे में बात होगी। अगेन इनके भी टॉपिक्स रेडी होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए न्यूज में क्या क्या रहा है। जैसे अभी न्यूज में काफी ज्यादा डिजिटल नोमैड की बात हो रही है, सोशल मीडिया को लेकर काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी रूल्स बना दिए हैं, चाइल्ड कडलिंग वाली जो क्वेश्चन भी पूछेगा यूपीएससी इस चीज पे। डिजिटल नोमैड क्या होता है, जनरली जो ऐसे जो वर्क रिमोट जगह पे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलेंगे वर्क फ्रॉम माउंटेन, बाहर से काम कर रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी इतनी है बेसिक कि काम कर सकते हैं। तो डिजिटल नोमैड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्क कल्चर को ओवरऑल। वुमेन में जैसे अभी शैडो पैंडेमिक का काफी ज्यादा हो रहा है, पैंडेमिक जैसे कोविड टाइम में काफी ज्यादा जब सर घरों में थे तो वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस काफी ज्यादा हुआ, तो ये शैडो पैंडेमिक है। हिडन डेथ जो हम कहते हैं या हिडन डिजीज जो हम कहते हैं, क्या हाँ बिल्कुल, अनपेड लेबर, डबल बर्डन, ये सारे डायमेंशन है। तो इन सब के भी बेसिक मैथ टॉपिक्स अगेन पता होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी, आप एक चीज देख लो जीएस पेपर 1 में एंड ऑल्सो दिस थिंग समथिंग कि इसमें अगर आप डेटा से या किसी रिपोर्ट से स्टार्ट करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, किसी बुक से रेफरेंस देना चाहो जो आपको अब लगता है, बट यू नीड टू एंश्योर दैट कि आप कर सको। इंडियन सोसाइटी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है एंड इसमें अगर आप कोई वेब सीरीज या कुछ भी अगर रेफरेंस देते हो, अच्छा है कि वो यू आर गोइंग टू गिव दैट रेफरेंस, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट।
बिकॉज स्टैटिक कंटेंट इंडियन सोसाइटी में आप ज्यादा नहीं पूछता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी की सोसाइटी से मेरा हो जाएगा काम, ना बिल्कुल नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका वो डायमेंशनली कितना चीज चेंज हो चुका है। जीएस पेपर 1 में क्या करता है जनरली, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से भी 6 से 8 पूछता है, और इसको 8 से 6 मान लेते हैं। मतलब जिस साल यूपीएससी में ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन रहेगा, सोसाइटी में 8 क्वेश्चन आ जाएगा, और जिस साल ज्योग्राफी में 8 क्वेश्चन रहेगा, सोसाइटी में 6 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई, जो वेब सीरीज दिखाते दैट शोकेस दैट सम काइंड ऑफ डाइकोटोमी। अब जैसे एक बार बताओ, जनरली खाप पंचायत के बारे में पता है? खाप पंचायत क्या होते हैं? हरियाणा हो गया, राजस्थान, अलग अलग जगह पे है। खाप पंचायत आज के डेट में क्या हो रहा है, लिबरलाइज हो रहे हैं, है ना, कि भाई मैरिजेस इतने पहले होता था कि भाई इतने विलेजेस के बाहर मैरिज हो सकता है, उसके अंदर होगा तो नहीं, वो हमारे गोत्र और इसका कुछ बेसिस बन जाता था। और तो वो लिबरलाइज हो रहा है, अपना मैरिज को, मतलब अपने बच्चों के मैरिज को थोड़ा ईज आउट कर रहे हैं। वहीं अगर हम आज के डेट में देखा जाए bengali-matrimony.com, है ना, मतलब आप बंगाली को बंगाली में शादी करना चाहते हो, caste-matrimony.com, यानी कास्टों के बीच में शादी होनी चाहिए, आप वहीं उसी कास्ट मैरिज को और क्या बना रहे हो, रिजिड बना रहे हो। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, और उस चीज को रिजिड कर रही है। तो डाइकोटोमी है कि नहीं, कि एक तरफ आप कुछ दूसरा चीज करो अभी और दूसरी जगह दूसरा चीज हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडियन सोसाइटी इज दैट सब्जेक्ट जहां पे आप बहुत ज्यादा अपने डायनेमिसिटी ला सकते हो अपने आंसर्स में, एंड इट इज नेसेसरी कि यू ब्रिंग दैट डायनेमिसिटी। कास्ट हो गया, जो भी चीज हो गया, कास्ट के बारे में आप लिख सकते हो भाई। ऐसे स्टडीज भी पाए गए जहां पे ये होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, अगर उसने समझ लिया कि स्टूडेंट का ये कास्ट है, मार्क्स भी कम देते हैं, एंड दिस इज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी पाया गया। एग्जैक्टली, डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन लेवल पे, इस बेसिस पे भाई देयर आर एग्जांपल्स ना, जहां पे बाबू जगजीवन राम हो गए, अंबेडकर हो गए, दे हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन एट द लेवल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में फेस किए। बाबू जगजीवन राम को तो पानी का अलग अलग घड़ा होता था, एक हिंदू का घड़ा अलग होता था, मुसलमानों का अलग घड़ा होता था, दलितों का अलग घड़ा होता था। बाबू जगजीवन राम के लिए तो नाई भी बाहर से आना लाना पड़ता था कि भाई कोई टच नहीं करता था। दैट इज वन ऑफ द रीजन। मंगल पांडे मूवी किसी ने देखी है? मंगल पांडे मूवी क्या होता है, फांसी के लिए अलग से फिर एक जो वो है उसको लाना पड़ता है जो फांसी देगा। क्यों? क्योंकि हाँ अनटचेबल और वो सारी चीज हो जाती है। तो दिस इज द लेवल ऑफ कास्ट सिस्टम। इतना इतना चीज आप डायनेमिसिटी अपने आंसर में ला सकते हो, बट अगेन आपका वो थॉट प्रोसेस उतना रेडी होना चाहिए, आपका बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए। दैट इज व्हाई आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग में ये डायमेंशन लाना जरूरी होता है, समझे? हाँ बोल रहे हो? हम्म हम्म। हाँ तो ये चीज इंडियन सोसाइटी, कौन से वाले का? डिजिटल नोमैड तो बता दें। अच्छा, डिस्कस एक्सप्लेन, दिस इज समथिंग कि देखो एक्सप्लेन में इट इज मोर अबाउट एक्सप्लेन। एग्जामिन जब आता है तो एग्जामिन हो गए, एनालाइज हो गए, इसमें क्या होता है मेजरली वन ऑफ द मेजर थिंग व्हाट हैपेंस इज दैट कि वहां पे आपको क्या करना है, दोनों टाइप के बैलेंसिंग लानी है। अगर कास्ट सिस्टम में कुछ अच्छा हुआ इम्प्रोवाइजेशन, एनालाइज द affirmative action that were brought in the case of caste system, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये सारे बताने पड़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या दिए गए हैं, रिजर्वेशन दिए गए हैं, उससे क्या हुआ है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी तो हुआ है। बट अगर एनालाइज करना है तो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि आपको आज के डेट में भाई इतना कॉन्स्टिट्यूशनल हमने देने के बाद भी क्या हो रहा है, आज भी दलित और वो उस लेवल की उनकी एम्पावरमेंट भी एग्जिस्ट करती है ना भाई। सच्चर कमेटी ने बता दिया
अलग अलग कमिटी ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो किया है। इनफैक्ट आज के डेट में जस्टिस जी रोहिणी कमीशन अगर बनाना पड़ा कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, तो व्हाई इट इज ओबीसी का जो सब कैटेगराइजेशन है ओबीसी हो रहा है, क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग जो क्रीमी लेयर बन चुका है और अभी भी नॉन क्रीमी जो आज तक सोसाइटी का उस चीज को उनको बेनिफिट्स नहीं मिला है। एनालाइज इज समथिंग, एग्जामिन इज समथिंग, ये उस चीज पे बात करता है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज में पहले पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, देन नेगेटिव के बारे में। क्रिटिकली एनालाइज के बारे में, नेगेटिव के बारे में ज्यादा बात करेंगे। एग्जामिन मतलब अगेन बैलेंस, फाइंड आउट द बैलेंस बिटवीन द टू एस्पेक्ट, वेदर इट इज पॉजिटिव एंड वेदर इट्स नेगेटिव। अब जैसे कॉलेजियम सिस्टम इज गुड और नॉट, एग्जामिन। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या कर रहा है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन कर रहा है, एंश्योर कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ना रहे। थर्ड क्या कर रहा है कि जुडिशरी को अलाउ कर रहा है कि वो आपस में ढूंढे कि हाँ रिक्रूटमेंट किस कौन से जज आने चाहिए, क्योंकि जजेस को बेटर पता होगा कि हाँ कौन सा जज बेटर हो सकता है, क्योंकि वो जजमेंट उनको जानते हैं। बट नेगेटिव क्या है? ओपेक है। किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया? मेरिट क्या है भाई? अगर बेसिस पता होता, आज के डेट में देखो जजेस का क्या है, एलिट जजेस ज्यादा पाए जाते हैं भाई। जैसे डिफरेंट स्कॉलर्स है, लाइक अशोक प्रसन्ना हो गए, उन्होंने क्या बोला कि भाई इंक्लूसिविटी नहीं है, कि SC ST के जज ज्यादा जल्दी नहीं मिलेंगे, वुमेन जजेस नहीं है। तो वुमेन जजेस और SC ST के जजेस अगर नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इशू है ना आपके कॉलेजियम सिस्टम में। दूसरा चीज, अगर आपसे करप्ट जजेस जैसे यशवंत वर्मा टाइप के जजेस आ रहे हैं, देन आपने क्या स्क्रूटिनाइज किया अपने एंड पे? तो वो कॉलेजियम सिस्टम को वो भी क्वेश्चन करता है। तो बैलेंसिंग द आंसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन आंसर राइटिंग। हाँ, नेपोटिज्म है, 4-5 परिवार वहीं से आ रहे हैं, ये भी अपने आप में अगेन थिंक इन दैट मैनर कि वो कैसे आपको लिखना है। इसीलिए मैंने कहा बेसिक कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रेडी रखो, उस बेसिस पे उतने आंसर्स उसको अकॉर्डिंग लिखना है। हम्म एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आपको डायमेंशन उस अकॉर्डिंग मिल सकता है। अब जैसे इलेक्शन कमीशन का आपने बात किया, तो आपको ये जा सकता है ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की लीगल बैकिंग नहीं है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि इलेक्शन कमीशन ज्यादा इंटरव्यू नहीं कर सकता है ना? आपको गर्मी नहीं लग रही? अब थोड़ा ऑन कर दोगे? अच्छा, अब पॉलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन इसमें भी अगर टॉपिक मैपिंग तो क्या करे, क्या होगा? आर्टिकल 21 तो ये हमेशा पूछता है यूपीएससी। दूसरा चीज बेसिक, अगर उसमें देखा जाए आर्टिकल 21 अगर पूछ रहा है, जुडिशरी के बारे में पूछेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहा है यूपीएससी हर साल। जैसे स्पीकर के बारे में पूछ लिया, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का कैसा है, हाँ मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम और उसमें आ जाएगा। देन आपका कोई बॉडी लेता है, वो इलेक्शन कमीशन ले लिया, जैसे एक बार नेशनल कमीशन ऑफ आपका बैकवर्ड क्लासेस ले लिया, एनसीबीसी ले लिया, ऐसे कोई बॉडी को ले रहा है। एक और चीज देखा आपने, कंपेरेटिव एक पूछता है, ये यूपीएससी ने 2018 से स्टार्ट किया, 2018 से 2024 तक अभी तक पूछ ही चुका है हर साल। और ये साइकिल है, इट्स अ साइकिल, कंप्लीट साइकिल। एक साल वो क्या करता है, यूएसए पूछेगा, अगले साल क्या पूछेगा, फ्रेंच, दो 2018 में यूएसए स्टार्ट किया उसने। अगेन 2019 में ये पूछ लिया कि भाई फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सेक्युलरिज्म, हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म से क्या जान सकता है। 2020 में उसने कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम पे पूछा यूएस, फिर उसने 2021 में वापस आ गया, 2022 में उसने पूछा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं, 2023 में अगेन वो
यूके की पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और इन सब चीजों पे बात किया। लास्ट ईयर उसने राइट टू इक्वालिटी और इस डायमेंशन को लेके क्वेश्चन पूछा। इस साल हो सकता है अगेन वो, अगर ये साइकिल देखा जाए तो हो सकता है फ्रेंच पे वापस आ जाए, अगर असेसमेंट किया जाए। फ्रेंच पे अगर आना होगा तो क्या पूछ सकता है अगेन, कुछ फ्रांस में न्यूज रहा होगा तभी आएगा। जैसे लास्ट ईयर कोलिशन पॉलिटिक्स, वहां का सभी प्रेसिडेंट एक बार पूछा इलेक्शन प्रोसीजर बताओ 2022 में, क्योंकि इलेक्शंस हुए थे। मे बी ये पूछ ले कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पावर्स ऑफ द फ्रांस का प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट में पावर्स में डिफरेंस क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे इलेक्शंस कैसे रन होते हैं, जनरल इलेक्शंस। वहां पे जैसे क्या है कि इंडिया में डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास थोड़ा सा रहता है कि वो मेजोरिटी, हाईएस्ट मेजोरिटी को बुलाएगा। वहां पे फ्रांस ने ऐसा कुछ किया नहीं है, वहां पे टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं वो लोग। तो ये डायमेंशन भी जरूरी है। हाँ, तो ये एक असेसमेंट, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका आपका स्पेसिफिक है कि ये इनके बाहर ये जल्दी गए भी नहीं है। फ्रेंच, यूएस, यूके के बाहर वो जल्दी गए भी नहीं है, ये पता होना चाहिए। कंपेरेटिव इंडियन पॉलिटिकल, ये सारा चीज अब इसमें भी अगर देखा जाए, फेडरलिज्म कहीं ना कहीं वो एक बार क्वेश्चन पूछते ही हैं। जैसे प्रेसिडेंट रूल अलग अलग से अलग अलग टाइम पे अलग अलग पूछ लिया। हाँ, वही फेडरलिज्म तो वही हो गया। आगे इन सब का भी बेसिक कुछ कुछ पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 तो फिक्स है, वो कुछ ना कुछ करके पूछेंगे ही पूछेंगे कि राइट टू प्राइवेसी कभी पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया। एक बार हाँ, आधार का क्या, केवाईसी और वो सारा चीज, बिल्कुल। तो अगेन पॉलिटी में भी अगेन टॉपिक मैपिंग पता नहीं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अच्छा, एक चीज और, यूपीएससी ने एक चीज अगर आप देखेंगे, जब वो क्वेश्चन पूछता है वो आर्टिकल वाइज डायरेक्टली पूछता नहीं कि हाँ भाई कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा है, आपका कंटेंट जनरली उस पर नहीं जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। दे आर जनरली आस्किंग, जैसे सीएजी का पूछ ले कि सीएजी कैसे सेफगार्ड करता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और वो सारी चीज। दो दे आर व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट द पावर्स और वो सारी चीज। सिमिलरली आर्टिकल 21 अगर पूछेगा, जैसे उसने इस बार वो सरोगेसी और उस पर कुछ पूछा क्वेश्चन, तो वो उस बेसिस को कि हाउ दैट इज इंश्योरिंग योर राइट टू लाइफ। सिमिलरली जुडिशरी अगर पूछ रहा है कि भाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन हो रहा है, यू नीड टू राइट दोस प्रोविजंस कि हाँ किस बेसिस में आपको दिखता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड है। आपको डायरेक्टली उतना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उतना नहीं जाता डिटेल में, बट यस देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ एनालिटिकली कैसे यू कैन सेग्रीगेट। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब कंपेरेटिव वाले पार्ट में हाँ यू मे हैव टू ऐड सम ऑफ द डायमेंशन, सम ऑफ द फैसेट्स, बट यस वो आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये जनरली पता होना चाहिए कि हाँ कैसे ट्रैक किया जा सके कि हर साल क्या कौन सा टॉपिक उठा के पूछता है। सिमिलरली गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में अगर देखा जाए, एक चीज आप देखो, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया है, या तो कोई स्कीम उठा के पूछेंगे या तो किसी राइट को उठाएंगे, जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कि ये इफेक्टिव है या नहीं, बहुत सालों से पूछ रहे हैं। ये उसके गवर्नेंस में भी आ जाता है, उसके सोशल जस्टिस में भी आ जा रहा है। हेल्थ केयर को काफी उन्होंने बीच बीच में पूछा है, एजुकेशन पूछा है। जैसे आप कह रहे एसएचजीज हो गए, देन आपका हो गया वो उसमें आ सकता है अलग अलग फ्रॉम टाइम टू टाइम पूछता रहता है। सिविल सर्विस रिलेटेड कभी कभार अगर पूछ लिया, सिटीजन चार्टर हो गया, ये सारे बेसिक कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल गवर्नेंस सोशल जस्टिस में पूछता है। अब जनरली बहुत लोग पूछते हैं कि हाँ भाई भाई इसका बेस्ट आंसर क्या क्या दे सकता है, इसमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए। जनरली अगर मेरा सजेशन लोगे तो मैं आई विल सजेस्ट वन थिंग कि भाई कभी कभार जब आप ऐसे स्कीम्स के बारे में लिखते हो या कुछ भी इसमें पूछा है तो क्या करो, कुछ कुछ कंट्रीज के बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस याद रख लो। जैसे यूएस में कुछ अच्छा चल रहा हो, अब अगर ई गवर्नेंस के बारे में लिखना हो तो इस्टोनिया का दे सकते हैं,
हेल्थ केयर सर्विस है तो यूएस का भी दे सकते हैं, यूके का भी दे सकते हैं। कोऑपरेटिव अगर कुछ पूछना है तो जैसे यूएस में तो कोऑपरेटिव आपका हेल्थ केयर में भी चलता है, कोऑपरेटिव सेक्टर आपका हेल्थ केयर में है। सिटीजन चार्टर तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि भाई अब कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सेवोत्तम मॉडल हो गया। अब जैसे अगर कुछ देखा जाए तो चैलेंजेस अगर लास्ट ईयर जैसे पूछा था कि भाई अब आपको पता होना चाहिए भाई सिटीजन चार्टर तो बहुत पहले से बना हुआ है, बट बहुत सारे मिनिस्ट्रीज तो नई नहीं बनी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में बनी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव 2021 में बनी, उनका सिटीजन चार्टर भी तो उस अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए ना। तो दार पीजी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो इनको चेक करती उनके बारे में लिखो। सो गवर्नेंस में अगेन चीजें चेंज हो जाती हैं, कैसे होना चाहिए। हाँ, जैसे अगर मैं वापस जाऊं इस पे, जुडिशरी में अगर मुझे कलीजियम सिस्टम के बारे में अगर पूछा किसी ने कि इसमें क्या करूं कंक्लूजन, जैसे मैं ये डाल दूं कि भाई यूएस का एग्जांपल दे दूं कि वहां पे कैसे जुडिशरी के लोग अपॉइंटमेंट होती हैं, प्रेसिडेंट करता तो है लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट लास्ट साइनिंग कौन करेगा, सीनेट करता है, यानी कि उसमें एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व है, लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व है और लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होता है। तो जुडिशियली का ये जो रिटायरमेंट का पोस्ट रिटायरमेंट वाली जॉब वाला कोई इशू नहीं आता है। जैसे एस अब्दुल नजीर के केस में आया, जो कहीं के गवर्नर बन गए, उन्होंने राम मंदिर वाले केस में जजमेंट दिया था तो उनको गवर्नर बना के भेज दिया। तो ये सारा डायमेंशन भी हो गया। मेक्सिको का एग्जांपल जा सकता है, जैसे वहां पे क्या होता है, वहां पे तो इलेक्शंस होते हैं जजेस के, तो इनोवेटिव चीज भी डाला जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में अगर पूछे कि पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या क्या चैलेंजेस है, अब एग्जांपल दे सकते हो गाम्बिया और केनिया का, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, या वेंकटचलैया कमीशन का रिकमेंडेशन। कंक्लूजन में क्या करो, कोई किसी कमेटी का रिकमेंडेशन है, कुछ है, वो डाल दो। वेंकटचलैया कमीशन का अगर रिकमेंडेशन डाल दो कि हाँ भाई दे हैव स्टेटेड कि भाई एटलीस्ट जो रिपोर्ट हो रहा है, जो रिपोर्ट स्टेबल किए जा रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के, उस पर डिस्कशन, मैंडेटरी डिस्कशन होना चाहिए। एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज रियली बहुत बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट्स आते हैं जो उनके रिकमेंडेशन रहते हैं। एंड ऐसा भी हुआ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ने अप्लाई भी किए। जैसे अभी हुआ था कि ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया में नहीं थे, पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो किया। एंड पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या किया, रिकमेंड किया कि तमिलनाडु एंड गुजरात में होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अगले साल ही अभी 24-23 में उन्होंने अपने बजट में लिया है कि ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉलेशन पे काम करना है तमिलनाडु एंड गुजरात में। तो दैट मींस समवेयर दैट कमिटी इज वर्किंग इन सम मैनर ना, कि that can help the governance ensure effective governance of the country। तो ये डायमेंशन भी सोचने के लिए, बट अगेन आपके माइंड को आपको उतना होलिस्टिकली वाइड ओपन रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखा जाए, इसमें तो हर साल 4 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये 20% आपका है आईआर ओवरऑल आपके पेपर 2 का। बायलैटरल रिलेशंस पूछता है, किसी ग्रुपिंग्स के बारे में पूछ लिया, जैसे एससीओ का पूछा है, एससीओ तो 2-3 बार पूछा है, नाटो हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, और कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में, जैसे आईएमओ के बारे में एक बार पूछा है, इंडिया की क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बारे में पूछा है। बट दिस इज मोर अबाउट, आईआर इज मोर अबाउट जो करंट में है उससे रिलेटेड यूपीएससी सवाल ज्यादा बनाता है। तो न्यूज बेस काफी रहने की कोशिश करो आईआर में। अब अगर इसमें कुछ जैसे एससीओ में कुछ देना है, एंश्योर दैट कि इसमें कुछ जाना चाहिए, बैलेंसिंग बिटवीन रशिया एंड चाइना, नेटो के बेसिस में अगर इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, काउंटरिंग चाइना, बिम्स्टेक क्यों है, काउंटरिंग पाकिस्तान, ब्रिक्स क्यों है, ensuring the voice of India being the voice of the global south,
ग्लोबल साउथ का एक इंटीग्रेशन हो सके, इंक्लूसिविटी मेंटेन हो सके, ये एंड इट इज नॉट एन एंटी वेस्ट प्रोपागेंडा इंडिया के बेसिस में। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको उसी टाइम लिखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ऑल मोर अबाउट आंसर राइटिंग। बट आपको टॉपिक पता होना चाहिए, आपका इनके बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए कि उस साल न्यूज में ज्यादा क्या कह रहा है। अब जैसे पिछले साल मालदीव पूछा, क्यों? क्योंकि यही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था ना कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को ज्यादा बढ़ाया जा सके, मालदीव से हटो, एंड उस अकॉर्डिंग चीजें चेंज हुई। इस साल बांग्लादेश में भी पूछ सके, क्योंकि बांग्लादेश काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। इंडिया यूएस पूछ सकता है, इतना ट्रेड टेंशन है। म्यांमार भी पूछ सकता है, एग्जैक्टली। मतलब टाइम टू श्रीलंका जैसे पूछा है 2022 में, अलग अलग टाइम पे इसने इंडिया ने अलग अलग उसको चीज को लेकर पूछा है, ये पूछा है। कमिंग टू पेपर 3, इसमें वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पूछ लिया यूपीएससी ने, मान लीजिए। जैसे मैंने कहा ना, अगेन आउटकम बजटिंग, जीरो बजटिंग, जेंडर बजटिंग, क्या क्या होते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता था, पहले पूछ चुका है यूपीएससी। कॉन्सेप्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। देन आपका क्या हो सकता है, इसमें देखा जाए एग्रीकल्चर पे पूछेगा ही। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, 2-3 बार यूपीएससी ने पूछा है। एग्रीकल्चर तो उसका यूपीएससी का बहुत फेवरेट वो टॉपिक है। ड्रिप इरिगेशन का भी पूछ लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पूछेगा, किसी सेक्टर को उठा के पूछ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ लिया। हाँ हाँ, तो इकोनॉमी में भी उसके फिक्स है टॉपिक्स, उसी में से ही वो यूपीएससी पूछेगा। जैसे मान लो अभी यूपीएससी ने वो एग्री एक्सेलरेटर मिशन इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये एग्री स्टैक हो गया, या फिर आपका हो गया कि वो जो अभी रिसेंट टाइम्स में एक चीज और रही है कि जो धन्य धान्य कृषि योजना की, जो सबसे ज्यादा एग्री स्ट्रेस रीजन है इंडिया में, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सके, पल्सेस का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि पल्सेस हम इंपोर्ट काफी ज्यादा करते हैं। इनके केस में आपको कंटेंट में यू नीड टू एंश्योर कि कहीं ना कहीं आप सर्वे को ला सके। और इकोनॉमिक सर्वे 18-19 से लेकर अभी तक के भी कुछ कुछ कहीं ना कहीं कुछ ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं। जैसे अगर, और इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो वन मोर थिंग जिसके आप डायमेंशन अलग अलग जगह पे डाल सकते हो। आप अगर पॉलिटी में डालना हो, जुडिशियल वैकेंसी में बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन है। जैसे इंटरकोर्ट जुडिशियल सर्विसेज हो गए, इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने रिकमेंड किया था। तो पॉलिटी में हाँ हाँ, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस हो गया, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। सिमिलरली एनवायरमेंट इन इकोलॉजी में क्या किया है, जैसे मान लो किसी प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल का भी पूछ लिया, एक बार उसने गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल पूछ लिया था। COP26 में इंडिया का कमिटमेंट क्या था, कोई पोल्यूशन से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे ऑयल पोल्यूशन क्या होता है, कोस्टल और उससे रिलेटेड भी कुछ पूछा है इन्होंने, मैनग्रूव्स हो गए। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पूछा है, यानी कि गवर्नेंस बेस्ड रिलेटेड भी एनवायरमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको अगेन बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड भी क्लाइमेट इकोनॉमिक सर्वे बहुत बार हर साल कुछ ना कुछ देता है। जैसे अभी 2024-25 में इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि भाई सोलर एनर्जी और वो चीजें तो हैं रिन्यूएबल के लिए, बट व्हाट वन नीड्स टू इंश्योर कि न्यूक्लियर एनर्जी का भी ऑगमेंटेशन हो। अच्छा, अगर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में लिखेंगे तो ये साइंस एंड टेक में भी जाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो गए, भारत रिएक्टर्स हो गए, जिसके बारे में बातचीत चल रही है। हाँ, विंड एनर्जी का जो मैंने बोला, पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था कि ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स नहीं है, उसको बढ़ाने की बात हुई। गवर्नमेंट ने ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु, गुजरात में इंक्रीज करने की बात की है। हाँ,
पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट आप कहीं से कहीं जिस्ट अगर मिल सकता है तो एटलीस्ट फाइंड द जिस्ट। देन एक चीज और, गवर्नेंस में भी अगर आप चाहो, इसमें भी चाहो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में चाहो, एक बुक है नीति आयोग की, कंपेंडियम ऑफ, हाँ गवर्नेंस में भी काम आएगा। हेल्थ केयर एजुकेशन में अगर कुछ लिखना चाहो तो वहां पे आप उसका एग्जांपल डाल सकते हो। कंपेंडियम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट इसके चीजें आप एग्रीकल्चर में भी लिख सकते हो, इकोनॉमी में। जैसे ब्लैक राइस इनिशिएटिव यूपी में चंदौली में स्टार्ट किया था। ब्लैक राइस तो मणिपुर में होता है। फ्लड जैसे आते हैं असम वसम में, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने कि फ्लड है, पानी भी रहेगा, और पानी किसके लिए चाहिए, पैडीज को चाहिए, राइस को चाहिए ना, तो एंड उन पानी में क्या होना चाहिए, फिश फार्मिंग भी करते हैं और राइस पैडी कल्टीवेशन भी करते हैं, एक साथ दो चीजें। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सब टॉपिक जो आपके यूपीएससी ने इकोनॉमी में पूछ के रखा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, तो वहां पे इकोनॉमिक सर्वे और ये डायमेंशन पता होने चाहिए। अगर एक चीज आपको और पता है, अगर आपको और ऐसे कंक्लूजन ऐसे लिखने, जैसे जहां पे ये कंपेंडियम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने बोला, बेस्ट एडॉप्टेड प्रैक्टिसेस जो मैंने कहा गवर्नेंस में अगर किसी कंट्री में किया गया है, व्हाट दिस थिंग कैन डू, आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा एनरिच करती है। दूसरा चीज, कभी आप एक चीज देखो, ये जो भारत रत्न अवार्ड हो गया, पद्मा अवार्ड जो होते हैं ना, इसका जो लिस्ट आता है, जो ये लिस्ट आता है ना, कभी कभार इनको ना जस्ट ये चेक कर लिया करो कि इनको किस चीज के लिए मिल रहा है, मतलब कौन सा कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने इंडियन सोसाइटी में जिसकी वजह से उनको अवार्ड मिल रहा है। वो एज अ बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपके कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इन्होंने कुछ तो अच्छा किया, तभी तो इनको अवार्ड मिल रहा है ना, पद्मश्री मिल रहा है, पद्म भूषण मिल रहा है, पद्म विभूषण मिल रहा है, सोशल सर्विस जो उन्होंने किया होगा। एनवायरमेंट में भी जा सकता है, जैसे ट्री अम्माम केरला में बोलते हैं कि उन्होंने इतने ट्रीज ग्रो किए हैं कि इकोलॉजिकल उस चीज को चेंज कर दिया। आप और क्या डाल सकते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आते हैं, वो बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस डालती है। दैट कैन गो इन योर कंक्लूजन। और उन सब में जनरल कंटेंट का आपका जो बॉडी होगा, गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है, जो चीजें बात हो रही है उन पे क्वेश्चन रहेगा। कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन उस अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा। अब जैसे हो सकता है यूपीएससी ये पूछे कि भाई क्लाइमेट फाइनेंसिंग कैसा वो चल रहा है, तो आप यू नीड टू इंश्योर कि बाकू टू बेलम डिक्लेरेशन के बारे में लिखो, कॉर्नवाल कंसेंसस के बारे में लिखो, जो G7 ने हम इनिशिएटिव अपना किया था कि भाई डीकार्बोनाइजेशन अगर वो कंट्रीज करेंगी, देन वी आर गोइंग टू इंश्योर कि हम आपको इंसेंटिव दे, क्लाइमेट फाइनेंस दे। बट व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्लाइमेट कोलोनियलिज्म। तो अगेन मैंने क्या बार बार बोला, अगर आप कीवर्ड्स डालोगे ना, वो अपने आप में बहुत सारा आपका वर्ड्स बचाएगा। तो एंश्योर दैट कि आप कीवर्ड्स काफी ज्यादा ऐड करो अपने आंसर्स में, वो आपके वर्ड्स को बचाती हैं। जैसे कुछ के बेसिक कंटेंट आपका टाइम सेव करती हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए, वैसे कीवर्ड्स क्या करती हैं, आपके वर्ड्स बचाती है, ताकि आप उन वर्ड्स को और कुछ अगर आंसर में कुछ और चीजें डालना चाहो या स्पेस अगर बचा के डायग्राम बनाना चाहो, जो चीजें बनाना चाहो, दैट इज गोइंग टू बी हेल्प आउट उस मैनर में। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट तो काफी छोटा रहता है, एक या दो क्वेश्चन आता है, जनरल यूपीएससी पूछता है। और क्या फिक्स है, या तो वो किसी सेंडई फ्रेमवर्क पे पूछेंगे, या कुछ और, जो जैसे मान लो इस साल डिजास्टर मैनेजमेंट बिल काफी ज्यादा न्यूज में रहा, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, उस पर हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। एक बात चल रही है रिसेंटली कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड के बारे में। दूसरा चीज डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक चीज देखो, एनवायरमेंटल डिजास्टर कितने स्मॉल आइलैंड्स में कितने ज्यादा अफेक्ट करते हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को इट इज अफेक्टिंग अ लॉट। उनके लिए अगर हमको अगर कुछ फंड बना सके, इंडिया जैसे CDRI के बारे में बहुत बात करता है, कोस्टल डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, कि इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं, आपके कंटेंट में जरूर जाना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट बिल कैसे हाइगो फ्रेमवर्क या सेंडई फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। सेंडई फ्रेमवर्क इन्हीं चीजों में ज्यादातर यूपीएससी रहता है। या किसी डिजास्टर के बारे में पूछेगा जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, जैसे मणिपुर में काफी लैंडस्लाइड हुआ, या जोशी मठ में आपका लैंड सब्सिडेंस हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, या लैंडस्लाइड होता क्यों, उस चीज पे ज्यादा पूछता है यूपीएससी।
तो डिजास्टर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बेस्ट क्या अगेन कंक्लूजन में क्या कि क्या करना चाहिए कि इसको रिजॉल्व कर सके। हाँ, वायनाड में जैसे फ्लड्स आए, जो चीजें हैं, तो अगर अर्बन अर्बन सोसाइटी में अगर फ्लड्स आ रहे हैं, जैसे इसके बारे में बहुत चीज बात चलती है, स्पॉन्ज सिटीज, इट इज अ टाइप ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री दैट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि फ्लड्स को किस तरह से मैनेज, वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसे हैंडल हो सके। तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन या तो किसी डेटा वेटा से स्टार्ट किया, नॉट हिस्ट्री का केस नहीं है, या पॉलिटी के केस में क्या, वहां पे अगर आप जैसे प्रेसिडेंट के बारे में लिखा, तो आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड आल्सो एंड हु रन्स द गवर्नेंस with the aid and advice of the council of ministers under article 75 and 77 of the Indian constitution, ऐसे करके कुछ जा सकता है, 74 of the Indian constitution। तो वहां पे क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन आपका कुछ कुछ चीजों का बेसिक फिक्स कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू चेंज इज द बॉडी। बॉडी कैसे चेंज होगा, जैसे मैंने कहा ना कि अगर चोला में मैरीटाइम ट्रेड अगर नहीं पूछ रहा है, यू कैन ऐड दैट पार्ट इन योर इंट्रोडक्शन, है ना। सो बेसिक कंटेंट में भी कभी कभी आपको वो छटनी करनी पड़ती है, उस छटनी को आप कहीं इंट्रोडक्शन में या कहीं कंक्लूजन में कहीं भी ऐड कर सकते हो, बट बॉडी आपका फिक्स ऐसा होना चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन के डिमांड को ज्यादा केटर कर सके। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, जो उस चीज को आप जैसे एग्जामिन की बात हो रही है, या अगर आपने डिस्कस किया, व्हाट इज दिस डिस्कस क्वेश्चन, आपने अपने बेसिस पे तो आंसर को लिखा, बट अगर आपने पॉजिटिव लिखा है तो कंक्लूजन नेगेटिव के साथ कर दो, नेगेटिव लिखा है तो कंक्लूजन पॉजिटिव के साथ करो, उस बेसिस में वे फॉरवर्ड टाइप का कुछ लिखो। ठीक है, किस चीज का मैंने क्या बोला, जैसे कि मान लो डिस्कस, आपने को कुछ पूछा कि डिस्कस द पावर से ये फलाना फलाना कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हो सकता है फंक्शंस के बारे में लिखोगे, या सीएजी के बारे में लिखोगे कि भाई सीएजी इस तरह से ये फंक्शंस करती है, बट व्हाट यू नीड टू एंड दैट कि भाई देयर आर सर्टेन ग्लिचेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द सीएजी प्रोसेस में, कि भाई उसके जो रिपोर्ट्स वो निकालेंगी उसके बेसिस पे क्या कोई पब्लिक ट्रायल स्टार्ट हो सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं फिक्स। भाई 2G स्कैम जब हुआ, जरूरी नहीं कि उसके ऊपर कोई ट्रायल निकाल के उसको वो किया जा सके, वो तो केस किया गया, किसी ने केस स्टार्ट किया। करप्शन अगर है तो वो डायरेक्टली सुओ मोटो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कि केस स्टार्ट करने के लिए, वो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इस चीज को कुछ इसमें अगर कुछ रिकमेंड रिफॉर्म्स अगर कर सके, जैसे विनोद राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन कुछ डाल दिया। सीएजी का इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि भाई मल्टी मेंबर बॉडी कर दे, सिंगल मेंबर बॉडी, क्योंकि सिंगल मेंबर बॉडी से क्या होगा, एब्यूज ऑफ पावर भी हो सकता है सीएजी का। भाई बीसीसीआई में जो सीएजी का बोर्ड का मेंबर था आरएम लोढ़ा जो थे, जिन्होंने बीसीआई का रिफॉर्म्स किए, वो जो कहा जाता है कि गवर्नेंस तो सही कर दिया बट बहुत सारे इश्यूज आने लगे, तो सीएजी का भी उसमें ग्लिचेस है ना। तो डिस्कस जैसे क्वेश्चन में हो सकता है, कंक्लूजन में भी डाल सकते हो। पब्लिक बॉडी नहीं है तो, बट इसीलिए तो उसकी गवर्नेंस सही कुछ प्रॉब्लम थी, तभी तो आरएम लोढ़ा कमेटी बनाई गई थी। उसी से तो नियम बनाया गया ना कि भाई 70 या 75 ईयर्स के बाद कोई बीसीआई प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। जैसे जगमोहन डालमिया टाइप के तो बहुत लोग बहुत लंबे टाइम टेन्योर के लिए रहे। एग्जैक्टली तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगेन एक चीज आपने देखा वहां पे स्पेस मिशन के बारे में काफी ज्यादा पूछता है। देन आपको डिजीज या वैक्सीन, इसका काफी इधर बीच पूछा है कि वैक्सीन वर्क कैसे करता है, बीट एटेन्यूएटेड वायरस हो गई, जो भी चीजें हो गई, एआई और ये सारे डायमेंशन जा सकते हैं। तो यहां पे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली जैसे मान लो कि स्पेस मिशन पूछा, गगनयान पूछा, तो इट इज नॉट अबाउट दैट कि गगनयान के बारे में ही केवल लिखना है। यू कैन ऑल्सो राइट कि भाई गगनयान, हाउ गगनयान कैन एंश्योर इंडिया स्पेस डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड, कि इंडिया का स्पेस जो इंडस्ट्री है, अगर हम देखें तो ये हम लिख सकते हैं कि हाँ भाई 2% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और हम इसको कोशिश करें कि 10% बना सके। हमने जो नेशनल न्यू स्पेस पॉलिसी निकाली है, पॉलिसी अगर कुछ है वो भी डाल सकते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में इंडिया ने क्या क्या स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ओपन किए, या कहां कैसे इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ाना है, तो पॉलिसी भी अगर कोई रिकमेंडेशन करती है वो भी हम डाल सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट खाली ये नहीं होती कि पॉलिटिकल कोई इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए, जैसे मैंने कहा विंड एनर्जी के बारे में कुछ लिखा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ लिखा होगा,
लोन कैसे डिसबर्समेंट होना चाहिए उसके बारे में भी अलग अलग डायमेंशन मिल जाएंगे। ये वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, पीआरएस की वेबसाइट, इसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें रिकमेंडेशन भी वो देते हैं, अलग अलग डायमेंशन के आप काफी चीजें लिख सकते हो। कंपेंडियम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक सर्वे बताया, इकोनॉमिक सर्वे में भी रिकमेंडेशन रहते, पीआरएस हो गया, आपके पद्मा अवार्ड्स के जो होते हैं वो आप डाल सकते हैं, कितने सारी चीजें। सो अगेन कंटेंट एक्यूमुलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट कंटेंट क्यूरेशन आप अब वो आपके ऊपर है कि उस कंटेंट जो आपने एक्यूमुलेट किया वो कैसे आप कहां क्यूरेट करके डाल ले कोई। अब जैसे ये ओबेसिटी से रिलेटेड ड्रग्स जो बनाए गए कि वेट लॉस ड्रग्स जो है उनके इम्प्लीकेशन क्या आ सकते हैं, हार्ट अटैक्स भी उससे बढ़ सकता है, हो सकता है नंबर ऑफ हार्ट अटैक इंस्टेंसेस ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये आपको डायमेंशन उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि आप डिजीज खाली ये नहीं पूछा, जैसे पिछले साल उस साल पूछा था वैक्सीन कैसे वर्क करता है, हाँ क्वेश्चन है सीधा सीधा 2022 में इस तरह से पूछा है। 2022 में एक जैसे आपने वो जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछा था, हो सकता है किसी दिन आपसे ये पूछ ले आदित्य L1 मिशन के बारे में, एंड आदित्य L1 मिशन कैसे हेल्प कर सकता है। इंडिया का न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है, हाँ कि ऑब्जर्वेटरी का क्यों नीड है, सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प, फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। जैसे एक बार तो यूपीएससी ने ये तक पूछा है कि जैसे हाँ कि 2018 या 19 में पूछा था कि 2014 में जो नोबेल लॉरिएट्स थे उनको ब्लू एलईडी के लिए मिला था, ब्लू एलईडी इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताओ। 2018-19 में 2014 का नोबेल लॉरिएट पूछ लिया। अब जैसे हो सकता है कि 2022-22 में मिला था आपको उसका क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट किस लिए, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए भी ये काम आ सकता है। तो भाई उसके बेसिस उस बेसिस पे देखा जाए तो क्वांटम कम्युनिकेशन अभी जो इंडिया ने अभी आईआईटी दिल्ली और इन्होंने डीआरडीओ ने जो अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वो चीज जाएगा। इंडिया का नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन हो गया जिसमें वो परम रुद्र और ये सारे जो हैं, ये तो सारे सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो गए, नॉट क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, सुपर कंप्यूटिंग मिशन। क्वांटम कंप्यूटर जो है गूगल का जैसा है साइकाम्योर हो गया। इंडिया कैन इंडिया मेक इट्स ओन क्वांटम कंप्यूटर और नॉट। चैट जीपीटी इज जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई विल बी डिफरेंट। तो अलग अलग डायमेंशन है, टॉपिक मैपिंग इसलिए मैंने क्या कहा एआई में भी अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है बट वो न्यूज बेस्ड होगा। एक चीज आप देखो, ये बाकी जितने मेंस के पेपर्स होते हैं एक्सेप्ट हिस्ट्री में तो फिर भी कम हो जाता है, बाकी में आप देखो जनरली वो न्यूज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं। हाँ तो जनरेटिव एआई पूछ सकते हैं। अगर मान लो कल के दिन उसने ये पूछ लिया कि हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क्स, देन तो चीजें बदल जाएंगे कि भाई उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई एक होता है आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, एक होता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी डिफरेंट होता है एजीआई और जीएआई, ये भी मैटर करता है कि इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। अब जैसे आपका जनरेटिव एआई में ग्रॉक एआई भी है, चैट जीपीटी है, प्रॉस्पेरिटी है, मेटा तो वो है आपका सोशल मीडिया हो गया, जेमिनी हो गया, गूगल का जेमिनी है। स्पेस मिशन में अगर बात करनी हो तो हो सकता है इंडिया का गगनयान पूछ ले, आपका आदित्य L1 हो गया, आपका अभी जो एक्सियम 4 हुआ, या इंडिया का स्पेस कोलैबोरेशन अलग अलग जगह पे इंडिया क्या कर रहा है वो उस चीज पे पूछ सकता है ना, जो इंडिया बाहर कर रहा है, जैसे यूएस का पेस मिशन पूछ लिया, ईयू का जूस मिशन हो गया। हाँ डायरेक्टली जेम्स वेब टेलीस्कोप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। साइंस एंड टेक लगेगा काफी इजी,
बट आपको उसका आपका कंटेंट उसके ऊपर होना चाहिए, होल्ड हैंड होल्डिंग होनी चाहिए आंसर राइटिंग में। साइंस एंड टेक इज मोर अबाउट कि अगर हम देखें साइंस एंड टेक में अगर जनरली अगर इस पे अगर आंसर राइटिंग करना हो, इसमें भी जैसे सर्वे वर्वे का कुछ कुछ काम आ सकता है, बट जनरल अगर देखा जाए साइंस एंड टेक में आंसर्स कैसे होने चाहिए अगर इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना हो, ट्राई टू इंश्योर दैट कि इसके आंसर्स आप कैसे लिखो, या तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा बात करो, इनिशिएट करो। बॉडी क्या होनी चाहिए इस चीज में, डिस्कस इज सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस, जो भी उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। कंक्लूजन उस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वेदर इज इंडिया रेडी और नॉट उस अकॉर्डिंग। अब जैसे पूछा जाए कि इंडिया का जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है IRNSS, क्या इंडिया अपना जीपीएस बना सकता है? तो फिलहाल के बेसिस में देखा जाए तो भाई ये तो 1500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उस अकॉर्डिंग उस बेसिस पे बनाया गया है। इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट 7 या 8 है, अभी इसमें नए एडिशंस और होंगे। अगर ऐसा कुछ करना है तो इसमें भी डायग्राम बना सकते हो कि भाई अगर रीजनल सैटेलाइट सिस्टम बनाने तो आपके पास सैटेलाइट हर जगह होना चाहिए, तभी तो अर्थ का पूरे वर्ल्ड का वो कर सकता है, नेविगेशन करके दे सकता है। सैटेलाइट अगर हर जगह नहीं होगा तो आप पूरे एरिया को कैसे ट्रैक कर सकते हो? इंडिया के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में क्या है, 7 या 8 बने हुए हैं। उस बेसिस पे क्या हो रहा है, वो एक इंडियन रीजन के आसपास का ही केवल नेविगेशन कर सकता है, इसीलिए तो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अगर कल के दिन पूछ लिया कि क्या इंडिया अपना जीपीएस बना सकता है, बना तो सकता है, बट व्हाट इंडिया नीड टू डू, इंडिया नीड टू इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द उसमें IRNSS में। दूसरा चीज इसमें कि हाँ भाई अब एक चीज और बताओ, अभी जैसे आपके ये इलॉन मस्क इन्होंने स्टारलिंक स्टार्ट किया है कि नहीं? स्टारलिंक एक इंटरनेट सैटेलाइट की भाई सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देना। अब उसके लिए क्या है कि आपके जो उसमें अगर डायग्राम बनाना हो तो आपको ये बताना होना चाहिए कि भाई ये लो अर्थ ऑर्बिट में होना चाहिए। क्यों? हाँ, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ जाएंगे, बट लो अर्थ ऑर्बिट क्या होगा, सिग्नल टाइम, हम यहाँ से जो सिग्नल भेजेंगे इंटरनेट को, कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे, इंटरनेट उस अकॉर्डिंग हमको रिस्पॉन्स देगा, वो जल्दी होना चाहिए। तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट या हायर अर्थ ऑर्बिट से ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा तो ज्यादा इजीली हमारा सिग्नल्स का रिस्पॉन्स जल्दी फास्टर होगा। अगर इंडिया को सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगेन लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करो, सिग्नल टाइमिंग उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिमोट स्टेशन जहां से आपका सिग्नल भेजते हो वो चीज आपके उस अकॉर्डिंग प्रेजेंट होने चाहिए, रोबस्ट होने चाहिए। ये नहीं कि खराब हो गया बीच में तो भाई सिग्नल सिस्टम खराब हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक इज वेरी मच डायनेमिक, बट इट इज वेरी मच ऑल्सो इजी इन टर्म्स ऑफ अगर आपका करेंट और उस बेसिस में अगर आपका रेडी है। साइंस एंड टेक का तो मैं फिर से आंसर जब सेशन होगा आपका उम्दा तो उस बेसिस में फिर रिटर्न आऊंगा, अब मैं साइंस एंड टेक में ही कराऊंगा, बट राहुल सर कराएंगे, कल से ही स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस, जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस हुआ वैसे उसमें भी होगा। अब इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम है, यहां पे क्या पूछता है, यहां पे भी अगेन टॉपिक स्पेसिफिक डिमांड वो है, जैसे कभी कभार मनी लॉन्ड्रिंग पूछ लिया, हाँ अभी लास्ट ईयर पूछा था नार्को टेररिज्म क्या होता है। अब एक चीज और देखो, 31 मार्च तक हमने ये किया कि नक्सलिज्म को खत्म करना चाहते हैं। नार्को टेररिज्म, नार्को मींस क्या, नार्को जो ड्रग्स है, ड्रग्स के बेसिस वो टेररिज्म को कैसे फैलाया जाए, क्योंकि उससे फंडिंग मिलती है और उससे कैसे आगे आ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने अपना अपना ऑर्गेनाइज क्राइम्स लॉ बना के रखा है। नक्सलिज्म हो गया, क्योंकि ये 31 मार्च तक ये टारगेट किया इन्होंने कि भाई 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म करना है। इंसर्जेंसी पूछा था लेकिन काफी कम पूछा है, नॉर्थ ईस्ट वाला। देन आपका साइबर क्राइम्स हो गए, इस पे काफी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि आपके साइबर क्राइम्स एंड साइबर फ्रॉड्स काफी बढ़ने लगे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इंडिया का जो आईटी पॉलिसी है क्या वो रोबस्ट है या नहीं।
दूसरा, हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि साइबर रिस्क से क्या हुआ, अभी रिसेंट टाइम से थोड़े टाइम पहले ये भी हुआ था, जो आपका कुंडकुलम न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर अटैक हुआ था। अगर आपका कोई न्यूक्लियर प्लांट पे साइबर वो कर ले, कंट्रोल कर ले, तो भाई तो वो तो उस एरिया में चाहे तो क्या कर सकता है, न्यूक्लियर गैस लीकेज भी स्टार्ट करा सकता है। हाँ, अगर न्यूक्लियर प्लांट्स को अगर किसी ने हैक कर लिया, वो तो सब चीज कर सकता है, वो न्यूक्लियर गैस लीक करा सकता है उस रीजन में, वहां पे तो डिजीज, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी हो सकता है, तो काफी इन ग्राउंड रिपरकशंस है उसके। तो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि आपका पेपर 3 क्यों टफ हो जाता है, पेपर 3 की मार्किंग क्यों करोगे, बिकॉज सबसे मेजर इशू पता है क्या आता है, जनरली आप लोग क्या रेडी करते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे रेडी होते हैं। साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इन पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है, और इनके जो क्वेश्चंस हैं, देखो इंटरनल सिक्योरिटी में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस एंड टेक में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही, या 2 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन जहां पे बच्चा अपना कंटेंट वीक रखता है ना, मार्क्स यहां पे खाता है। इकोनॉमी में वो फिर भी मार्क्स ले आ जाएगा, एनवायरमेंट में हो सकता है फिर भी मार्क्स ले आए, लेकिन यहां पे फंस जाता है। तो आपका कहीं ना कहीं अगर ये 3-3 के बेसिस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका ये 100 मार्क्स के आसपास, या एटलीस्ट 80 to 100 मार्क्स तो आपका कवर करता है। अब इन 80 to 100 मार्क्स में एटलीस्ट यू नीड टू एंश्योर कि आपका 40 मार्क्स तक तो है, या 30 to 40 मार्क्स तो कवर हो। जब ये 30 to 40 मार्क्स कवर होगा तो जो आपके बचे 150 मार्क्स है उसमें 60 आएगा, तब जाके यू कैन स्कोर 100। बट द मेजर प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप टॉपर्स के वो देखो, मार्कशीट देख लो, पेपर 3 में 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, 75 आ रहा है, ये आ रहा है, पेपर 1 में 101 फोड़ के रखा होगा, 110 फोड़ के रखा होगा, बट पेपर 3 इज लाइक कि डामाडोल कर दिया। सिमिलरली एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, इसमें मैंने वो क्या बोला कि आपका बेस्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 3, दीज आर योर फैसिलिटेटर। अब यहां पे क्या है कि थ्योरी आपका जो पूछेगा, इंटेग्रिटी और ये चीज, इसको एंश्योर करो कि आप ये मैक्स टू मैक्स इंट्रोडक्शन में खत्म कर दो। अब अगर ये पूछता है कि इंटेग्रिटी कैसे हेल्प करता है गवर्नेंस में, फ्री ऑफ करप्शन, यहां पे आप एग्जांपल डाल सकते हो, कुछ लिखोगे फ्री ऑफ करप्शन के बारे में, पब्लिक ट्रस्ट, गुड गवर्नेंस, यहां पे डाल सकते हो। सेकंड ईआरसी ने भी ऑलरेडी रिकमेंड करके रखा है, या डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ सिविल सर्वेंट्स के बारे में याद करके रख लो कि किन्होंने क्या क्या किया है। अब जैसे क्या है, एक मेजर इशू क्या है कि सब लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अभी जो कौन रिटायर हुए अभी, जो काफी ज्यादा ट्रांसफर्स भी होता था हरियाणा में, क्या नाम था, हाँ अशोक कुछ, उनका एग्जाम्पल बार बार मत दो, और भी नए एग्जाम्पल लो, जैसे अनिल स्वरूप को लेकर आ सकते हो कि अनिल स्वरूप ने कैसे कोल मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री पे काम किया। साक्षी शानी का काफी अभी रिसेंट टाइम से वो रहा है। इनफैक्ट एक चीज पता है, रिसेंट टाइम में इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है, वो कुछ किसी सिविल सर्वेंट ने किसी रीजन में क्या काम किया है उसके ऊपर एक आर्टिकल निकालता है, वो आप कहीं बॉडी में डाल सकते हो, कंक्लूजन में डाल सकते हो। एथिक्स में आप मूवीज के बारे में डालो, वेब सीरीज के बारे में डालो, बुक्स के बारे में डालो। दिस इज हाउ योर सब्जेक्ट गेट्स कंप्लीटेड। थ्योरी इज वेरी मच स्मॉल पार्ट। और जनरली क्या करते हैं बच्चे, अगेन एथिक्स में कम मार्क्स आने का मेजर रीजन है कि वो लोग जनरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भूल जाते हैं, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर रह जाते हैं।
कि व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरालिटी, इसका बीच का डिफरेंस। अरे भाई वो डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन ये आपको इंश्योर करना है कि वो एग्जांपल्स और आंसर्स के साथ, एप्लीकेशन के साथ कैसे आ सकते हो। हाँ, और अगर इसमें भी कुछ डालना है एक्स्ट्रा तो आप वो डालो, रिलीजियस डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ लिखो कि भाई वो कैसे इंश्योर कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना करुणा वाली बात, एम्पैथी और कंपैशन जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है। नॉन वायलेंस, गांधी आ गए, बुद्धा आ गए, दलाई लामा आ गए, ऐसे लोगों के एग्जाम्पल जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इनफैक्ट आप देना चाहो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट दे दो, किसी आर्टिकल के बारे में लिखो कि भाई प्रेसिडेंट या जजेस कैसे इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी और ये चीज। बहुत सारे नेम है, इसीलिए मैंने क्या कहा पेपर 1 से पेपर 4 आपका इंश्योर करेगा कि आपका पेपर 1 से पेपर 3 विल इंश्योर कि आप एसए और एथिक्स कैसे आपके मार्क्स आ रहे हैं। जितना ज्यादा होल्ड इज ऑन योर पेपर 1 टू पेपर 3 दैट मच गुड यू आर इन योर पेपर 4। और ऐसा नहीं, साइंस एंड टेक भी जा सकता है भाई, भाई करप्शन हटाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, दैट कैन ई गवर्नेंस आएगा, वैसे जाएगा। उमंग हो गया, आपका प्रगति हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म इसी चीज पे तो काम कर रहे हैं। ऐसे आपको ओवरऑल आपको आंसर राइटिंग एक एक सब्जेक्ट का मैंने उस अकॉर्डिंग बताया कि भाई पहला चीज टॉपिक मैपिंग होना चाहिए, दूसरा चीज क्या होना चाहिए, टॉपिक मैपिंग तो हो गया, दूसरा चीज इज बेसिक कंटेंट रेडी रखना चाहिए, तीसरा चीज अगेन एक्यूमेन फॉर वन सब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी, कि मतलब जो आप हिस्ट्री में लिख रहे हो, जिस वे में स्टाइल लिख रहे हो, वो स्टाइल जरूरी नहीं कि वो पॉलिटी में भी हो या इकोनॉमी में, या इंडियन पॉलिटी में जो चीज हो वो इकोनॉमी में जाना चाहिए। इंडियन पॉलिटी में क्या होगा, किसी कमिटी का रिकमेंडेशन जा सकता है, किसी कमीशन का जा सकता है। इकोनॉमी में क्या हो सकता है कमिटी का भी रिकमेंडेशन जाए, या फिर वो आपका इकोनॉमिक सर्वे का जाए, या कहीं की किस कंट्री ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया, वो चीज जा सकता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपने इतना मैंने वो कंपेंडियम बेस्ट प्रैक्टिस अलग अलग जगह का जो चीज बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर कुछ एग्जांपल जा सकता है, वो चीज जा सकता है जो बेस्ट प्रैक्टिस उन्होंने मेंशन करके रखे हैं। जैसे मैंने एआई की बात की, अब उस चीज में तो ये भी जा सकता है कि एआई अगर लिख रहे हैं हम, अब आज के डेट में एआई तो आपका वाइल्ड फायर रोकने में भी काम कर रहा है, टर्की वर्की में। तो वाइल्ड फायर क्या है, एनवायरमेंटल फेनोमेना है, बट रोकने के लिए क्या आ रहा है, एआई साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है। इंटरसेक्शनलिटी इंटरडिसिप्लिनरी भी आपको पता होना चाहिए, आंसर्स ये नहीं कि खाली एक डायमेंशन में जाए, आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल। आर्कटिक रीजन में ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, लेकिन उसका जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, एनवायरमेंटल भी है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है, सारा चीज है। अब अगर एक चीज और देखो, जनरली अगर मुझे समझाना हो, मैं एक तरीका अपनाता हूं कि डिजास्टर्स होते क्यों हैं, आप भी, और हाँ फ्लो चार्ट ऐड करो अपने आंसर्स में। अब जैसे डिजास्टर दिखाना हो, जैसे मैं बताना हो मुझे, तो मैं बताता हूं कि भाई वर्ल्ड में क्वाड प्लैनेटरी क्राइसिस है। क्या होते हैं भाई, कोई 4 क्राइसिस होंगे। सबसे पहला क्या है, रिसोर्स ओवरशूट। रिसोर्स ओवरशूट मतलब क्या हो गया, किसी चीज का बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी रिसोर्स का, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा। पॉल्यूशन से क्या होगा, जब ज्यादा एयर पॉल्यूशन और ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगी, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हट रहा है। इकोलॉजिकल इंबैलेंस अगर आपके ह्यूमन और इस एक्सटेंट तक आते हैं तो क्या होगा, फिर आपका वो डिजास्टर में कन्वर्ट होगा। भाई पहले तो हम मानते थे कि नेचुरल डिजास्टर अलग है, ह्यूमन डिजास्टर अलग है, बट आज की डेट में क्या है,
ह्यूमन इंड्यूस भी तो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं भाई। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, सुनामी भी आ रही है। सुनामी को तो पहले नेचुरल डिजास्टर मानते थे, बट वो तो ह्यूमन बेस्ड भी बन चुका है उसका। अर्थक्वेक भी क्या हो रहा है, लैंड सबसिडेंस क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी तो हुआ है ना। तो रिसोर्स ओवरशूट ने पॉल्यूशन लाया, पॉल्यूशन ने क्या किया, क्लाइमेट चेंज लाया, क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी लॉस है। और बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, जो डिजास्टर्स हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। फ्लो चार्ट भी आप कितने लगा सकते हो आंसर्स में, जरूरी नहीं कि मैप हो, डायग्राम्स हो, ऐसे फ्लो चार्ट भी आप ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, ऐसे फ्लो चार्ट भी ऐड करोगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंश्योर कि आपका आगे के कंटेंट आप बचा सको, आप आगे का स्पेस बचा सको, किसी और चीज में आंसर को लिख सको। हाँ हो गया। हम्म हम्म ग्रुप को बता रहा है नॉर्मली 5% है, तो कुछ ग्रुप है जो अपने को ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा अब ये चीज, अब जनरली बताओ, मैं एक चीज बताओ कि अगर इन्फ्लेशन है 10% इन्फ्लेशन है, ठीक है, अब किसी का इनकम एक का होगा 100 रुपीज, एक का होगा 1000 रुपीज, ठीक। अब जनरली देखा जाए अगर 10% इन्फ्लेशन होगा तो इसकी वैल्यू कितनी कम होगी, 100 रुपए कम होगी। इसकी वैल्यू कितनी कम होगी, 10 रुपए कम होगी, है ना। उस बेसिस में भी अगर हम देखें, इसके पास अभी भी इनकम कितनी रह रही है, 900, और इसके पास कितनी रह रही है, 10 रुपए, सॉरी हाँ 90। दूसरा चीज, तो यानी क्या हो रहा है, जो कम सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको ज्यादा अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन। दूसरा चीज, जब डिजास्टर आएगा, अगर घर टूटा तो किसी के पास ज्यादा पैसे होंगे, 100 रुपए होंगे, किसी के पास 1 लाख रुपए होंगे। वो तो फिर भी घर एक कहीं रेंटेड मकान में जा सकता है, लेकिन 100 रुपए वाला तो नहीं जा सकता तुरंत का तुरंत। अगेन कि ये इनजस्टिस, क्लाइमेट इनजस्टिस भी कैसे होता है। जो हम आइडिया ऑफ क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, वो क्यों बात करते हैं, क्योंकि ऐसे ये जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इनको ज्यादा अफेक्ट होगा। हाँ इसका एग्जाम्पल भी है ना भाई। आप एक बार बताओ ना, जामताड़ा जो है, जो जिसके ऊपर वेब सीरीज आई है, वो तो एक्चुअल में है। जामताड़ा क्यों हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए वहां पे क्राइम एक्टिविटी ज्यादा बढ़ी ना। समझ में आया। तो ये कितने सारे डायमेंशन जा सकते हैं, बट अगेन ये तब होगा जब आप डे 1 सेकंड लिखना स्टार्ट करो, तब आपको पता चलेगा अच्छा मैं ये भी डाल सकता था। सेल्फ असेसमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी एंड असेसमेंट बाय समवन एल्स, बाय अ मेंटर और समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, ताकि आपका आंसर राइटिंग एनरिचमेंट हो सके।